अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी जनाब, तो मैं वापस आ चुकी हूँ कराची से, तो आज से आप मेरी आवाज़ में ही नावल सुन सकेंगे। और पिछले दिनों में आपको नावल कैसे लगे ज़रूर राय दीजिएगा। टाइम को वेस्ट नहीं करते, तो आ जाइए मुकम्मल नावल की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कम लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। जाने दो बदतमीज़ हो, तुम लोग दोस्त कहलाने के लायक ही नहीं। इतनी सच्चाई से मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ और तुम लोग इस कदर नॉन सीरियस हो। अरीज ने अपनी फाइल, हैंडबैग और आंचल समेटा और होले होले चलने लगी। उसे रूठता देखकर शाज़मा और किरण भी उठ गईं और उसके साथ साथ चलने लगीं। अच्छा सॉरी यार, बता आगे क्या हुआ? वो शर्मीला बंदा कुछ बोला भी या निगाहे यार के सामने टाइम टाइम फिश हो गया? शाज़मा ने शरारती नज़रों से पूछा तो वो मुस्कुरा दी। बोलना, फिर क्या हुआ? मिर्ज़ा वसी अहमद की दास्तान वफा का किरण ने लंबा नाम लेकर कहा। मकबरा बना उसकी मोहब्बत का। यार तुम लोग सीरियस ही नहीं हो। मैं इससे बदला लेने के चक्कर में हूँ और तुम लोग मुझे कोई मशवरा नहीं दे रही। भूल गई उस दिन मिर्ज़ा साहब ने जो बदतमीज़ी की थी? अपनी तजलील का बदला लेना है मुझे। उसके उस जुमले का हिसाब लेना है इस अमीर से। अभी तो मैंने उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना शुरू किया है। जानता नहीं वो कि उसके मुकाबिल भी अरीज कमाल है, हमेशा हर बाजी जीतने वाली। अरीज की आवाज़ में बला का तफाखुर था। मिर्ज़ा वसी अहमद के घमंड को ख़त्म करना था। आखिर उसने जुर्म भी तो ऐसा किया था। पहली बार अरीज कमाल को किसी ने डिबेट में हराया था, और न सिर्फ हराया था बल्कि स्टेज से ट्रॉफी वसूल करने के बाद वो उसकी तरफ आया और बड़ी शान से गर्दन तान कर बोला, हाँ तुम इस अरीज कमाल, जिन औरतों के हकूक़ के बारे में आप डाइस पर खड़े होकर चीख चीख कर बोल रही थीं, उन्हीं औरतों को हरा दिया हम मर्दों ने। अब बेहतर यही होगा कि आप मुझसे शादी कर लें और मेरी जीती हुई ट्रॉफियों की सफाई किया कीजिएगा, और फिर मुझसे अपने हकूक़ मांगिएगा। ये कहकर वो दोस्तों की सीटियों और तालियों के शोर में उसे देखता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसी दिन से अरीज कमाल ने उससे बदला लेने का फ़ैसला कर लिया था। बहुत सोचने के बाद उसके जहन में एक हल निकला। वो ये कि वसी अहमद को मोहब्बत के जाल में फंसा कर ही अपनी तजलील का बदला लिया जा सकता है। और फिर उसने मोहब्बत की एक्टिंग शुरू कर दी थी। बड़ी महारत से, बड़ी सफाई से वो वसी अहमद का ताक़ुब करती, उसे कितनी देर तक देखती रहती, सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए कि वो उसे पसंद करती है। वसी अहमद का पूरा ग्रुप अरीज के इस वालहाना अंदाज पर दांतों में उंगलियां दे देता। पहले तो खुद वसी अहमद ने इस बात को सरसरे लिया, लेकिन जब वो सख्त बुखार की वजह से 2 दिन यूनिवर्सिटी ना गया, तभी घर आकर कामरान ने उसे बताया, यार मिर्ज़ा वो मगरूर डिबेटर आज तुम्हारा पूछ रही थी। कौन मगरूर डिबेटर? वसी अहमद ने याद करने की कोशिश की। यार इतने भोले मत बनो, मैं अरीज कमाल की बात कर रहा हूँ, जिसे 4 साल में पहली बार किसी ने हराया है। यार लोगों ने तो उसे ना सिर्फ तकरीर में बल्कि दिल से भी हारते देखा है। हर वक्त दीदार मिर्ज़ा के लिए तड़पती रहती है। आज तो बड़ी परेशानी से मुझसे पूछ रही थी कि वसी अहमद 2 दिन से नज़र क्यों नहीं आ रहे। कामरान ने लड़कियों वाली आवाज़ बनाकर कहा तो वसी अहमद मुस्कुरा दिया। अच्छा फिर तूने क्या जवाब दिया? मैंने तुम्हारी बीमारी पर ऐसी मिर्चें छिड़की कि वो कातिल नज़र मकतूल बन गई। परेशानी के ऐसे साए लर्जे उस महावेश के चेहरे पर कि मैं खुद परेशान हो गया। फिर जब उसने उसी परेशानी में तुम्हारा फ़ोन नंबर पूछा तो माँ बदौलत ने खुद को संभालते हुए उसे तुम्हारा सेल फ़ोन नंबर थमा दिया। कामरान ने बड़ा ड्रामाई अंदाज में कहा, क्या तुमने उसे मेरा सेल फ़ोन नंबर दे दिया? अजीब अहमक इंसान हो यार, वो फ्रॉड भी तो कर सकती है। वसी अहमद ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, अरे नहीं यार, वो तो तुम्हारे शहर में है, तुम्हारी ज़बरदस्त शख्सियत के जादू में ऐसी मुब्तला हुई है कि उसे दिन में भी तारे नज़र आते हैं। वो खुद को भूल बैठी है। प्यारे देखना किसी दिन अपना इजहार मोहब्बत सेल फ़ोन पर SMS करके करेगी। कामरान मज़े ले लेकर बोला। वसी अहमद की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। यार कामरान, वो बड़ी गहरी लड़की है, और वैसे भी जो डिबेटर होते हैं ना, उनकी 2 नहीं 200 आंखें होती हैं। वो मुखालिफ की कमज़ोरी को बारीकी से नोट करते हैं और फिर वहीं वार करते हैं। उसकी ये अदाएँ, ये तेवर महज धोखा भी तो हो सकते हैं। वसी अहमद ने अपनी छठिस और अक्लमंदाना नज़रिए के ज़ेरे असर कहा, लेकिन प्यारे यकीन मान, इस तरह रिएक्ट वही लड़की कर सकती है जो इश्क में तन मन त्याग चुकी हो। मुझे तुमसे ज़्यादा पता है, मैं पूरी 17 लड़कियों को दिल दे चुका हूँ। कामरान ने अपने कॉलर झाड़े। यार
औरत बड़ी निराली चीज़ है। आज तक कोई भी तुझ जैसा मर्द इस वजूद ज़न को नहीं समझ पाया। 50-50 साल लोग बीवी के साथ गुजार देते हैं, फिर भी नहीं समझ पाते। ये अरीज कमाल तो बहुत ही अजीब शख्सियत है, मेरी तो समझ से बाहर है। वसी अहमद कुशन उठाकर सीधा बैठ गया। अच्छा यार, तू बैठकर अरीज कमाल के बारे में सोच, मैं तो चला अपने घर। इतने दिनों बाद जाता हूँ कि घर वाले सूरत देखकर कहते हैं कौन हो तुम। कामरान ये कहकर उठा और अपने मखसूस अंदाज में दौड़ता हुआ कमरे से बाहर चला गया। वसी अहमद उस नाजुक खदोखाल और अदाओं की मालिक लड़की के सहर अंगेज बातों में खो गया। कल तक जो आंखें उसे जान लेने के अंदाज में देखती थीं, आज वही आंखें जान देने पर उतर आई थीं। बेयकीनी की धुन वसी अहमद की चारों तरफ फैली थी। बुखार की दवाइयों ने उसे कुछ ज़्यादा ही सुला दिया था। अगर सेल फोन की बेल न बजती तो शायद अभी और सोता रहता। उसने ऐसा ऐसा आंखें खोली और कॉल रिसीव की। हेलो, वसी अहमद स्पीकिंग। वसी अहमद, तबीयत कैसी है? बहुत मीठा, बहुत मध्यम लहजा था। वसी अहमद की आंखें खुल गईं। मानूस आवाज़ सुनकर वो उठकर बैठ गया, मगर अनजान बनते हुए बोला, कौन बोल रहा है? नहीं पहचाना? हैरत है, हम तो समझे थे कि हमारी आवाज़ लाखों में पहचानी जाती होगी। आपने तो बहुत मायूस किया मिर्ज़ा साहब। अरीज कमाल बात कर रही हूँ। अच्छा, आप दुश्मन जां कहिए, कैसे याद किया? वसी अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, याद तो उनको किया जाता है जिन्हें लम्हा भर को भूला जा सके। आप कोई भूलने वाली चीज़ हैं वसी अहमद? ये ज़ुमैनी जुमला दरअसल तंज से भरा हुआ था। खैरियत? आज तो लहजे में बड़ी शेरनी है। अरीज कमाल साहिबा, आज तक तो सिर्फ नफरत ही सुनाई देती थी। वसी अहमद, आज तक हम जब भी मिले सिर्फ लड़े झगड़े, ना कोई अच्छी बात हुई, ना कोई अच्छी याद बनी। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। देखें ना, मेरे दिल में आपके लिए कोई बुराई है ना आपके दिल में होगी। फिर लड़ाई झगड़े से क्या हासिल? चलें, पुरानी बातों को भुलाकर नया रिश्ता शुरू करते हैं। अरीज निहायत प्यार से बोली। मैं समझ नहीं पा रहा अरीज, सच्चाई वो थी जो मैंने आज तक देखी, या ये है जो आप दिखा रही हैं? वसी अहमद के लहजे में हैरत थी। मैं आपको अपने बारे में जानने का मौका दे रही हूँ। मुझसे मिलिए, बात कीजिए, फिर फैसला कीजिए कि मेरा असल रूप कौन सा है। मिलना चाहेंगे मुझसे? अरीज के सवाल पर वसी अहमद चौंका, फिर मुस्कुराकर बोला, ज़रूर। कहाँ मिलेंगी? कैफ़े, जहाँ मैं आपका इंतज़ार करूँगी। कल शाम 6 बजे आएंगे? ज़रूर आऊँगा, वसी अहमद ने बेसाख्ता कहा। अरीज ने फ़ोन रख दिया और शाज़मा किरण को विक्ट्री का निशान दिखाया। ये इतनी बनठन के कहाँ जा रही हो? इस वक्त सलमान ने भी समरी अरीज को देखकर पूछा। सब्ज जारजेट के प्रिंटेड सूट में बाल खोले और हल्की ज्वेलरी पहने वो निहायत दिलकश लग रही थी। सलमान, ज़रा मुझे सदर तक ड्रॉप कर दोगे? अरीज ने अपने इकलौते मामूजात को अचानक आते देखकर कहा। तुम्हें सदर में क्या काम पड़ गया? वो निहायत आराम से सोफे पर बैठ गया। सीधी तरह बताओ, ड्रॉप कर रहे हो या नहीं? मुझे देर हो रही है, वो जल्दी जल्दी सैंडल पहनते हुए बोली। ऐसी भी क्या जल्दी है? किसी सेमिनार में मेहमान खसूसी बनने जा रही हो क्या? सलमान ने छिड़ा। वो उसकी परवाह किए बगैर हैंडबैग उठाकर जाने लगी। मामा, मैं बाहर जा रही हूँ, 1 घंटे में आ जाऊँगी। वालदा को इत्तला देकर वो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर गई। अभी उसने गेट खोला ही था कि सलमान बाइक स्टार्ट करता हुआ पहुँच गया। बैठ जाओ शराफत से, वो तहकमाना लहजे में बोला। उस वक्त क्यों गरूर दिखा रहे थे, बदतमीज़ इंसान? अरीज बिना एहतजाज बैठ गई। बस ऐसे ही तुम्हें छेड़ने में मज़ा आता है। तुम्हारा गसीला चेहरा बड़ा दिलफरेब लगता है। वैसे एक बात कहूँ अरीज कमाल, अगर तुम हर वक्त गुस्से में मुंह ना फुलाओ तो तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत है। बस ज़रा नाक ऊंची है और हल्की सी टेढ़ी भी। सलमान ने चिढ़ाने के लिए मज़ीद कहा। ओ शट अप सलमान, खामोशी से ड्राइव करो, कहीं अल्लाह की प्यारी ना बना देना मुझे। वो उसकी चौड़ी पीठ पर मुक्का मारते हुए बोली। शहर की साफ़ सुथरी सड़कों से दौड़ती बाइक सदर बाज़ार के मसरूफ़ और तंग गलियों में दाखिल हो चुकी थी। शाम का वक्त होने के बावजूद बाज़ार खासा भरा हुआ था। एक मार्केट के सामने अरीज ने बाइक रुकवाई। यहाँ, लेकिन यहाँ तो सिर्फ ज्वेलरी की दुकानें हैं अरीज। सलमान ने इर्द गिर्द की दुकानों की तरफ इशारा किया। तुम्हें इससे क्या? मैं चाहे ज्वेलरी की दुकानों से शॉपिंग करूं या बर्तनों की, तुमसे सिर्फ लिफ्ट मांगी थी, मशवरा नहीं। सख्ती से ये कहती अरीज अपना बैग संभालती अंदर गई और ज्वेलरी की जगमगाती दुकानों की कतार में लोगों की भीड़ में कहीं नज़रों से ओझल हो गई। सलमान उसे जाता देखता रहा, फिर कुछ देर बाद अपनी बाइक स्टार्ट की और वापसी का रास्ता लिया। वो दुकानों की कतारें अबूर करती पैदल चलती एक कैफ़े तक पहुंची।
जो शहर के बीचों बीच मगर बाजार से ज़रा हटकर वाक़ था। घड़ी पर नज़र डाली तो 6:10 हो चुके थे। जल्दी में एक टेबल मुंतखब करने लगी तो एक मेज़ पर मिर्ज़ा वसी अहमद को देखकर चौंक गई। वो खुद को संभालती और अपने भरपूर सुरापे का जादू जगाती इस मखसूस टेबल तक पहुंची। नज़रों में हल्की सी झिझक और मोहब्बत की रोशनी जगमगा रही थी। उसने वसी अहमद को देखा और बड़े मासूमाना अंदाज में मुस्कुरा दी। उसकी ये अदा वसी अहमद के दिल को हिला गई, हालांकि वो अभी तक अरीज कमाल के इस रवैये पर शक में मुब्तला था। वक्त के पाबंद हो वसी अहमद, वो मखसूस अदा से मुस्कुराई। मैं तो समझा था आप मेरी मुंतज़िर होंगी अरीज कमाल, लेकिन शायद इंतज़ार करना औरतों की खूबी नहीं। वसी अहमद निहायत साफ गोई से बोला, आखिर छोड़ें इस बहस को, ये बताएं अब कैसी तबीयत है आपकी? काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं 2 ही दिन में, ये कैसा रोग लगा बैठे? अरीज ने अपना पर्सनल बैग रखते हुए निहायत बेतकल्लुफ़ी से कहा, जैसे अरसे से दोनों में दोस्ती कायम हो। आपको ये जानकर शायद दुख होगा कि मैं अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। वो गहरी नज़रों से उसे देखते हुए बोला, मुझे आपने हमेशा गलत समझा है और आज भी गलत ही समझ रहे हैं मिर्ज़ा साहब। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं। आप एक अच्छे आदमी हैं, अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरे क्लास फेलो हैं, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। वो कमाल महारत से उसे यकीन दिलाने लगी। इस लंबी तमहीद और तारीफ़ पर वसी अहमद मुस्कुरा दिया। ये मुस्कुराहट बहुत गहरी और तो मुस्कुराना थी, जैसे कह रहा हो, ये आंखें और ये नज़रें करम, बस बस अरीज कमाल मुझे इतनी हैरत में ना डालें। आपकी ज़ुबान और मेरे लिए इतनी मीठी बातें, पहले फ़ोन पर इतनी नरमी से मेरी तबीयत पूछना, फिर यहाँ बुलाना और अब इतनी तारीफ़। प्लीज़ अरीज कमाल प्लीज़, मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे सर के बल आसमान पर ना चढ़ाएं। वो नहायत सफाई से अपने खदशात बयान करने लगा। ये बताएं आप लेंगी क्या, चाय या कॉफ़ी? उसने फ़ौरन बात का रुख मोड़ दिया। नहीं नहीं मिर्ज़ा वसी अहमद, मैंने आपको मदऊ किया है तो आदाब मेज़बानी भी मुझे ही निभाने दें। वेटर, वो उंगली के इशारे से वेटर को बुलाने लगी। बावर्दी वेटर मेज़ के करीब आया। अब बताएं क्या मंगवाऊँ आपके लिए? कॉफ़ी? वो बेतकल्लुफ़ी से बोला। एक कॉफ़ी और मेरे लिए एक फ्रेश लेमन स्क्वैश लाएं, साथ में 2 सैंडविच भी। वो मेन्यू कार्ड देखकर ऑर्डर मुंतखब करने लगी। वेटर रोबोट की तरह रस्मी अंदाज में सर हिलाते वापस चला गया। हाँ तो अरीज, क्यों बुलाया था आपने मुझे? वो बातों बातों में असल नुक्ते पर आ गया। क्यों? क्या मैं अपने रवैये की माफ़ी मांगने, पुरानी रंजिशें मिटाने या फिर एक नई दोस्ती कायम करने के लिए आपको बुला नहीं सकती? उसकी आंखों में दिल की नरम गोशों की झलक थी, जैसे मोहब्बत की एक कोंपल अंदर ही अंदर फूट पड़ी हो। रवैये की माफ़ी, रंजिशों की तलाफ़ी और दोस्ती, अरीज कमाल मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। ये वो लड़की कह रही है जिसे अपनी जीत पर गरूर है, जिसकी गर्दन फतह का बोझ उठाने की आदी हो चुकी है। वसी अहमद पर अब भी बेयकीनी छाई हुई थी। वेटर ट्रे उठाए उनकी मेज़ पर आया, कॉफ़ी और स्क्वाइश सजाकर चला गया। सच कहूँ वसी अहमद, ये गरूर अब टूट चुका है। फतह के बोझ से तनी गर्दन को उस दिन आपकी जीत ने झुका तो नहीं दिया, मगर शिकस्त ज़रूरी है। और यकीन मानिए ये शिकस्त मेरे लिए शर्मिंदगी या दुख का बायस नहीं, बल्कि एक नाकाबिले फरामोश एहसास लाई है। अगर मैं उस दिन आपसे ना हारती तो शायद कभी अपने दिल को जता ना पाती, और अगर मेरा दिल ना जीता जाता तो। वो कहते कहते रुक गई। तो वसी अहमद मुंतज़िर था, तो मुझे कभी पता ना चलता कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है वसी अहमद, उसने इंकशाफ कर दिया। वसी अहमद कॉफ़ी का कप मुंह तक ले जा रहा था, मगर वहीं रुक गया और उसे गिंग सा देखने लगा। अरीज के गुलाबी गाल सुर्ख पड़ गए थे और रोशन आंखों पर पलकों की घनी झालर झुक गई थी। ये लम्हा इकरार का था या तकरार का, वसी अहमद जान ना पाया। वो तो इस अचानक धमाके से हैरान व परेशान था। आप ठीक तो हैं अरीज कमाल? मुकद्दरे बेयकीनी से बोला। कमाल है मिर्ज़ा साहब, आपको यकीन क्यों नहीं आता? इतनी देर से मैं अपनी गलती का एतराफ़ करके बता रही हूँ कि मैं बदल चुकी हूँ, और सबसे बढ़कर ये कि मैंने इजहार मोहब्बत भी कर दिया है, जो मैंने कभी किसी के आगे नहीं किया। फिर भी आपको यकीन नहीं आता? क्या मैं अपना दिल चीर के दिखाऊं कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है? वो रूहानसी हो गई। अरीज वो हैरत से बस उसे देखता रहा। हाँ वसी अहमद, 2 दिन से आपकी तबीयत की ख़राबी को सुनकर मैं कितनी बेचैन रही, अपने पिछले रवैये पर कितना रोई। आपसे मुझे मोहब्बत हो गई है, आप अब मेरे इर्द गिर्द रहने लगे हैं वसी अहमद मिर्ज़ा। ये कहते हुए उसकी आंखें छलक उठीं। वो खुद को संभालती बैग उठाकर कैफ़े के दरवाजे से बाहर निकल गई। वसी अहमद उसके इस अजनबी रवैये पर देर तक हैरान सा बैठा रहा। प्यार भी अजीब शय है, इज़्तिरार में मुस्तर, इंतशार से खाली, इख्तियार से बाहर। यार मिर्ज़ा मान ले, तेरी सूरत उसकी मन मंदिर में समा चुकी है,
और उसके चारों तरफ तेरे ही नाम की घंटियां खनक रही हैं। अब तू अपनी तवज्जो उस पर मबजूल कर दे और उसकी मांग में सितारे भर दे। साइम ने पहली नज़म का बेड़ा गर्क किया और फिर बड़ी अदा से बोला, मैं तो उसे इतने दिनों से यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये नवाब इब्ने नवाब समझे तब ना। कामरान ने अपने शिकवों का संदूक खोला। लेकिन यारा, वो लड़की मेरी समझ से बाहर है। उसका वो दिलरुबा अंदाज, वो वालाहानापन, वो मजज़ूबों जैसी बातें, और फिर वो दीवानावार इजहार मोहब्बत। वो आंसू, क्या वो सब झूठ थे, या फिर मेरा दिल ही बेयकीनी के इज़्तिराब की वजह से उसे महज धोखा समझ रहा है? वसी अहमद हाँ और ना के बीच लटका हुआ था। पागल है मिर्ज़ा कोई भी लड़की, और ख़ास तौर पर अरीज कुमाल जैसी अखड़ और मगरूर लड़की किसी को इस तरह बुलाकर इज़हार मोहब्बत और इकरार शिकस्त नहीं कर सकती। तो उसका यकीन कर ले, वो बेचारी मारी गई है। संजीदा दोस्त शहरोज़ ने उसे प्यार से समझाया। मेरा ख्याल है मैं ख़ुद को भी कुछ वक्त देता हूँ, और उसे भी। अगर वो फ्रॉड हुई, चंद दिनों में उसका ये जुनून झाग की तरह बैठ जाएगा। वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि झूठ क्या है और सच क्या है। उधर अरीज अपनी सहेलियों को अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग और उसके तासरात के किस्से सुना रही थी। पता है, जैसे ही मेरी आंखों से आंसू छलके उसके हाथ में कॉफ़ी का कप डगमगाने लगा। वो तो कॉफ़ी पीना ही भूल गया था। मेरी बातों ने उसे मुकम्मल तौर पर उल्लू बना दिया था। ये कहकर उसने ज़ोरदार कहका लगाया। सहेलियाँ भी हंस पड़ीं। हाय बेचारा अरीज, कहीं वो सीरियस ना हो जाए। किरण ने अपना खदशा जाहिर किया। पागल, यही तो मैं चाहती हूँ कि वो सीरियस हो जाए, मेरी मोहब्बत में ऐसा मुब्तला हो कि तमाम की तमाम कश्तियाँ जला दे, हर तरफ उसे मेरा चेहरा नज़र आए, उसकी साथ में मेरी ही आवाज़ सुने, मेरी ही बातों की रिमझिम उसके कानों में रस घोले, वो मेरे नाम पर सांस ले, वो मेरी मोहब्बत में इतना आगे जाए कि उसे बदनामी और बर्बादी का कोई होश ना हो। और जब वो बिल्कुल बेबस हो जाए, तब मैं उसे उसकी औकात याद दिलाऊं कि वो मेरे लिए सिर्फ़ एक मुखालिफ साथी है और महज एक मर्द जिसे मैंने अपने हुस्न और दिमाग के बलबूते पर हराया है। फिर उसे यकीन दिलाऊंगी कि वो इस काबिल है ही नहीं कि मैं उससे शादी करके उसकी जीती हुई ट्रॉफियाँ साफ़ करूँ। अरीज बड़े फातिहाना अंदाज में बोली, इस लड़की के इरादे तो बड़े ख़तरनाक लग रहे हैं मुझे। खुदारा उस बेगुनाह पर रहम करो, उसे इतना भी मत पागल करना कि वो तुम्हें गंवाने के गम में खुदकुशी कर ले। शाज़मा ने एक और पहलू सामने रखना ज़रूरी समझा। तुम फिक्र मत करो, वो इतना भी बहादुर नहीं। बस तुम लोग देखती जाओ मेरे माहिराना अंदाज और उसकी नातजुर्बा कार सोचे। अरीज ने बड़े गरूर से कहा और आने वाले दिनों की मनसूबाबंदी में जुट गई। ज़िंदगी कभी कभी कैसे रूप दिखाती है। जिस चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी की हकीकत समझकर अपनाने की तगदो में दिन रात एक कर देते हैं, वही हकीकत यूं ठोकर लगा देती है कि हम गिंग खड़े देखते रह जाते हैं। और कभी वो चीज़ जिसे हम ख्वाब समझते हैं हकीकत बन जाती है, और कभी वो हकीकत जिसे हम हमेशा नफ़रत की निगाह से देखते आए हैं हमारे दिल में घर करने लगती है। हमारी नज़र में इतना धोखा क्यों होता है वसी अहमद? अरीज अपने मखसूस धीमे लहजे में वसी अहमद की आंखों में देखते हुए बोली। वसी अहमद भी उसकी आंखों में झांक रहा था। वो मुसलसल इसी तगोदो में था कि कहीं से कोई मकारी का साया, कोई झूठ की लहर उभर के आए और उसके फ़रेब का सारा खेल ख़त्म कर दे। मगर उसे इतनी कोशिश के बावजूद ऐसा कोई निशान न मिल पाया। मुझे ऐसा क्यों लगता है वसी अहमद कि तुम्हें मेरी तमाम बातें झूठ लगती हैं? तुम मुझे मेरी बातों और मेरे प्यार को छलावा समझते हो। उसकी खोई खोई आंखों में नज़रें गाड़े बोली, जिनमें इतने दिनों की कोशिश के बावजूद मोहब्बत और दीवानेपन का कोई अक्स नज़र न आया था। मेरे पास तुम्हारे ढेर सारे सवालों के जवाबात नहीं अरीज, वो साफ गोई से बोला। क्यों? डाइस पर खड़े होकर तो खूब तोड़ा तड़ कर जवाब देते हो और मेरे खिलाफ मुखालिफ। अब क्या हो गया? वो दिल ही दिल में सोचती गई, फिर कुछ सोचकर बोली, मोहब्बत के सवाल इतने पेचीदा भी नहीं होते कि इनके जवाब ढूंढने में इतना अरसा लग जाए। मोहब्बत कोई भेद भरी चीज़ नहीं। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। अपनी तालीम पर भी तवज्जो दो पागल, फाइनल एग्ज़ाम सर पर हैं, कहीं इसमें भी बाजी ना मार जाओ। वसी अहमद ने भी मुस्कुराने की अदाकारी की। इस शर्त पर खेलूंगी प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। उसने बड़े दीवानेपन से शेर सुनाया और वसी अहमद ठंडी आह भर के रह गया। अरीज की सदाकत से भरपूर रवैये से वसी अहमद का दिल मोम की तरह पिघलने लगा था। उसने हर जाविये से उसे परखा, हर तरह से आजमाया। कई दिन मुलाकात तर्क की, कई दिन सख्ती बरती, लेकिन वो मोहब्बत की चट्टान टूटने में ना आई। उसके ऐसे जज्बों ने वसी अहमद के दिल में भी मोहब्बत का एक शोला भड़का दिया था। वो पिघल चुका था। और फिर अरीज का मासूम हुस्न, दिलकश चेहरा, जादुई आंखें,
जो पत्थर को भी मोम कर सकती थीं। ऐसे में वसी अहमद के दिल में ये खुशगुमानी जन्म ले चुकी थी कि अरीज कमाल जैसी परी पेकर लड़की उससे दीवानावार मोहब्बत करती है, ऐसी मोहब्बत जो उसकी करखतगी को सोख्ता जहां नहीं बना सकती। अरीज कमाल की मोहब्बत ने वसी अहमद के लिए कोई और रास्ता न छोड़ा था। उसने अपनी सच्चाई और प्यार का ऐसा जाल बिछाया कि वही अहमद मिर्ज़ा कहीं फरार पा ना सका, कहीं पोशीदा ना हो सका। वो नए रास्ते तलाश करती गई और वसी अहमद उन रास्तों पर चलता गया। वो मोहब्बत की चांदनी बिखेरती रही और वसी अहमद उस चांदनी में अपनी मंजिल का सुराग ढूंढता रहा। मोहब्बत की कोंपल दिल में फूट चुकी थी, वफा का परवाना सर उठा चुका था। अरीज के मासूम इश्क ने सारे शक शुबहात को गलत साबित कर दिया था। अब अरीज वसी अहमद के लिए एक चालबाज करखत लड़की नहीं रही थी, बल्कि नाजुक जज्बात और एहसासात से गुंधी एक प्यारी सी लड़की थी। वो कितना बेकरार था उस लम्हे के लिए जब अरीज के सामने अपना दिल खोलकर कह सके, बस अब और इम्तिहान नहीं लिया जाता। तुम्हारी सदाकतों का, तुम्हारे दीवानेपन ने मुझे हरा दिया है। अब और सुनाया नहीं जाता तुम्हें। तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे हर गरूर को पाश पाश कर दिया है। तुमने अपनी मोहब्बत का जादू कुछ ऐसे बिखेर दिया है कि अब मेरी मोहब्बत तुम्हें तड़पता नहीं देख सकती। आओ हर रंजिश भुलाकर चाहतों के नए रास्तों पर कदम रखें। आओ ख्वाहिशों के चिराग जलाएं। आओ हम एक दूसरे के हो जाएं। 2 दिन से वो कॉलेज नहीं आई थी और उसकी बेकरारी अरूज पर थी। ना उसने कोई फ़ोन किया, ना कोई पैगाम भेजा। एक खदशे ने सर उठाया, कहीं वो नाराज़ तो नहीं हो गई। मोहब्बत में महबूब की नाराज़गी मौत जैसी लगती है। कहीं मैंने अपनी करखतगी और सख्त रवि से उसका दिल तो नहीं तोड़ दिया। इन्हीं खदशों के साथ वो अरीज की सहेलियों शाज़मा और किरण की तलाश में निकला। क्लास के बाद वो दोनों सीढ़ियों पर खुशगपियों में मसरूफ़ नज़र आईं। वो जल्दी से उनके पास पहुंचा और सलाम दुआ के बाद सीधा असल बात पर आया। अरीज 2 दिन से नज़र नहीं आई, खैरियत तो है? उसका लहजा फिक्र से भरा हुआ था। उसकी आंखों की परेशानी देखकर दोनों लड़कियां मुस्कुरा दीं। अरीज बेचारी तो पिछले 3 दिन से शदीद बीमार है, 2 दिन अस्पताल में रही है। किरण ने दुख भरी शक्ल बनाकर कहा, क्या हुआ है उसे? वसी अहमद चाहकर भी अपनी परेशानी छुपा ना सका। उसे शदीद टाइफाइड हो गया है। किरण ने जल्दी से कहा, नहीं, असल में 3 दिन पहले उसे पेट में शदीद दर्द हुआ। अल्ट्रासाउंड कराने पर पता चला कि अपेंडिक्स है, बहुत ख़तरनाक। अगर फट जाता तो वो मर भी सकती थी। शाज़मा ने बैठे बिठाए एक और बीमारी घड़ ली। अपेंडिक्स? वसी अहमद की आंखें फटी की फटी रह गईं। जी, फौरी तौर पर उसका ऑपरेशन करना पड़ा। परसों रात ऑपरेशन हुआ। हम दोनों अस्पताल में मौजूद थी। बेचारी बेहोशी में भी बस वसी अहमद पुकारती रही। शाज़मा ने अदाकारी का भरपूर मुजाहिरा किया। अब कैसी तबीयत है उसकी? ठीक तो है ना? वसी अहमद का दिल अरीज की मोहब्बत में और भी भर आया। मत पूछें, गर्म दवाइयों और ड्रिप की वजह से टाइफाइड भी हो गया है। ऊपर से खाना पीना बंद है, बस सूप और खिचड़ी खा सकती है। आज उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया होगा, मगर इलाज अभी चलेगा। किरण ने मजीद फिक्र में डाल दिया, मैं उससे मिल सकता हूँ? वसी अहमद ने इस्तराब ज़दा चेहरे के साथ कहा, हाँ क्यों नहीं, आज शाम मेरे साथ चलिएगा, मिल लीजिएगा। शाज़मा ने फ़ौरन पेशकश कर दी। ओके शाज़मा, मैं आज शाम तुम्हें तुम्हारे घर से पिक कर लूँगा और प्लीज़ आप दोनों अरीज का ख्याल रखें, वो मेरे लिए बहुत कीमती है। उसके दुख भरे लहजे और अफसरदा चेहरे ने शाज़मा और किरण को हंसने से रोके रखा। शाज़मा ने इस बात में सर हिला दिया जैसे ही वो नज़रों से ओझल हुआ। शाज़मा और किरण ज़ोरदार कहके लगाकर अपनी अदाकारी पर एक दूसरे को दाद देने लगी। क्या अपेंडिक्स ऑपरेशन? यार, मैंने तुम दोनों को कहा था कोई हल्की सी खतरनाक बीमारी का नाम लेना। ये इतनी बड़ी बीमारी कहाँ से घड़ ली और ऊपर से ऑपरेशन भी करवा दिया। अरीज ने सारी रौदात सुनकर हैरत से कहा, मैंने नहीं, शाज़मा ने ये बीमारी घड़ी थी। किरण ने फ़ौरन खुद को बचा लिया। नहीं, असल में किरण ने सिर्फ टाइफाइड कहा था। मैंने सोचा ये तो आम सा बुखार है, इसलिए अपेंडिक्स कह दिया। वैसे जब मैंने उसे बताया कि तुम ऑपरेशन के बाद बेहोशी में उसका नाम पुकार रही थी तो बेचारा बेकरार हो गया। शाज़मा ने वजाहत की तो अरीज फातिहाना मुस्कुराहट के साथ खामोश हो गई। हाँ अरीज, उसने इतनी परेशान शक्ल बनाई और पूछा, मैं उससे मिल सकता हूँ? कि देखकर हंसी आ गई। किरण ने वसी अहमद की नकल उतारी तो अरीज और शाज़मा खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा ये सब तो ठीक है, अब बताओ मुझे क्या करना है? 2 दिन से घर में पड़ी बोर हो रही हूँ। अपेंडिक्स के मरीज कैसे चलते हैं, कैसे लगते हैं? अरीज ने एक साथ कई सवाल कर डाले। मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मेरी कज़न आमना का ऑपरेशन हुआ था तो वो पेट के दाएं तरफ हाथ रखकर धीरे धीरे चलती थी। किरण ने बताया, अरे तुम अपने उस डॉक्टर कज़न से क्यों नहीं पूछ लेती, बल्कि उसे यहाँ बुला लो। शाज़मा ने नया मशवरा दिया। कौन? सलमान?
हाँ, मुझे तो याद ही नहीं आया, अभी बुलाती हूँ। अरीज ने फ़ौरन फ़ोन उठाकर सलमान का नंबर मिलाया। हेलो। दूसरी तरफ से सलमान की आवाज़ आई। सलमान, मैं अरीज बोल रही हूँ। जी फरमाइए अरीज कमाल साहिबा, कैसे मिजाज हैं? सलमान ने खुशदिली से कहा। सलमान, आज तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आ जाओ। अरीज ने नरमी से कहा। क्यों, खैरियत तो है? सलमान ने पूछा। सब बता दूंगी, पहले ये बताओ अपेंडिक्स का ऑपरेशन कब और कैसे होता है, कितना वक्त लगता है, मरीज़ की हालत कैसी हो जाती है, कहाँ दर्द होता है और कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं? अरीज ने एक ही सांस में सवालों की बौछार कर दी। अपेंडिक्स आंत का एक हिस्सा है जो मैदे के साथ होता है। किसी भी वजह से ये फूल जाए तो फौरी ऑपरेशन करना पड़ता है। ये माइनर ऑपरेशन है। आधे से 1 घंटे का। खाना पीना बंद करा दिया जाता है, ड्रिप लगती है, इंजेक्शन दिए जाते हैं। मरीज़ कमज़ोर और मुरझाया सा हो जाता है। पेट के निचले दाएं हिस्से में दर्द होता है। दवाइयाँ दर्द रोकने और ताकत बढ़ाने की दी जाती हैं। सलमान ने तफसील से जवाब दिया। अच्छा, अब 1 घंटे में मेरे घर पहुंचो। ड्रिप्स, इंजेक्शन, दर्द की दवाइयाँ सूप के साथ, और हाँ, अपना वाइट गाउन और स्टेथोस्कोप भी लेते आना। आज ही मुझे तुम्हारी डॉक्टर की ज़रूरत है। अरीज ने यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया और शाज़मा और किरण को विक्ट्री का इशारा दिया। वसी अहमद मिर्ज़ा ने छोटे से घर के जीने फलांगे और सीधे हाथ पर बने कमरे में दाखिल हो गया। सामने बिस्तर पर नीम दराज सुरापा दिखाई दिया। कुमलाया हुआ चेहरा, मुरझाया हुआ बदन, फीके पड़े शरबती होंठ, आंखों के गिर्द स्याह हल्के बिखरे बाल। बेड के साइड टेबल पर ढेरों दवाइयाँ, सिरप की बोतलें और गोलियों के पत्ते। दाएं हाथ में किनोला की बेदर्द सुइयाँ और उनसे जड़ी एक शफाफ ड्रिप की बोतल। इस नीम तारीख कमरे का माहौल कितना बोझल और उदास सा था। वसी अहमद कमरे की हदें पार करता उस छोटे से बेड के करीब आया और साथ रखी कुर्सी पर आहिस्ता से बैठ गया। अरीज, उसने मध्यम लहजे में नाम पुकारा। उसके इस अंदाज से पुकारने पर अरीज ने होले से आंखें खोली। बड़ी बड़ी कुशादा आंखों में कितने ख्वाब जगमगा रहे थे, कितने रंग मुस्कुरा रहे थे। ऐसे रंग जो किस्मत को भी बोलने पर मजबूर कर दें, जो उदासी को लपेट कर मुस्कुराहट में बदल दें, जो वफाओं को मजबूर कर दें कि आपकी राहों में बिछ जाए। वसी अहमद, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी, आपने इतनी देर क्यों लगा दी? अरीज के होंठ इस अंदाज से हिल रहे थे जैसे ज़बरदस्ती बोलने की कोशिश कर रही हो। मुझे आज ही पता लगा अरीज, यकीन मानो, आज ही किरण और शाज़मा से पूछा था। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? वसी अहमद ने अपना हाथ उसकी पेशानी पर रखा। उसने आंखें मूंद लीं। उसने जलती हुई पेशानी पर जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। जिंदा हूँ, पता नहीं कैसे बच गई। कोई ज़रूरत तो ना थी सांसों की, पता नहीं खुदा ने क्यों वापस लौटा दी। इन जुमलों की उदासी ने वसी अहमद को अंदर तक हिला दिया। ऐसा क्यों कहती हो अरीज, प्लीज़ ऐसा मत कहो, दुख होता है मुझे। वसी अहमद निहायत प्यार से बोला। क्यों, आपको क्यों दुख होता है वसी अहमद? आपको जज्बात की कदर आती है? आप वफाओं का जवाब देना जानते हैं? आप तो मंदिरों में उस मूर्ति की तरह हैं कि मांगने वाले मांग मांग कर चले जाते हैं, मगर पत्थर के वजूद पर असर नहीं होता। जब आप किसी के प्यार को नहीं समझ सकते तो किसी के दर्द को क्या खाक समझेंगे? अरीज ने टूटे फूटे लहजे में कहा और जज्बाती वार किया। ऐसी कोई बात नहीं अरीज, ऐसा क्यों सोचती हो? अगर मैं तुम्हारी वफाओं को ना समझता तो तुम्हारी तकलीफ पर इतना बेकरार ना होता। अगर मुझे तुम्हारी चाह का इदराक ना होता तो मैं इसे अपने पन से यहाँ ना आता। वसी अहमद ने सफाई दी। अपनापन? वसी अहमद, अपनापन तो चीज़ों से होता है, इंसानों से तो मोहब्बत की जाती है। वो मोहब्बत जिसे मोहब्बत के सिवा कोई और नाम नहीं दिया जा सकता। अरीज उसे समझाते समझाते रो पड़ी। आंखों से आंसू मोतियों की तरह टपकने लगे। इतनी उदासी की बातें क्यों करती हो पागल? तुम ठीक हो जाओगी, मैं वादा करता हूँ, तुम जो कहोगी वही करूँगा। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बिल्कुल बदल दिया है। तुमने मुझ में एक नया वसी अहमद पैदा किया है अरीज। मैं वैसा नहीं रहूँगा जैसा पहले था, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। वसी अहमद ने मुस्कुराकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अरीज ने धीरे से आइए कहा तो सलमान किरण के साथ अंदर आ गया। सफ़ेद गाउन पहने, स्टेथोस्कोप हाथ में, चश्मा लगाए और बालों पर सफ़ेद पाउडर लगाए वो वाकई मुअम्मर डॉक्टर लग रहा था। वो शान से चलता हुआ बेड के करीब आया। ये डॉक्टर सलमान है, वसी अहमद, इन्होंने ही मेरा ऑपरेशन किया था, ये यहाँ के मशहूर सर्जन हैं। अरीज ने तारुफ करवाया। सलमान ने वसी अहमद से हाथ मिलाया और कार्रवाई शुरू कर दी। इंजेक्शन निकाला, उसमें दवाई भरी और अरीज के करीब आया। वसी अहमद इस तरह बैठा था कि उसे सिर्फ डॉक्टर सलमान की पीठ नज़र आ रही थी। सलमान ने इंजेक्शन लगाया। अरीज ने हल्की सी आह भरी, फिर उसका ब्लड प्रेशर और नर्व्स चेक की। अब आपका बीपी नॉर्मल है और बुखार भी कम हो गया है, सलमान ने महारत से कहा। अरीज मुस्कुरा दी। बहुत बहादुर बच्ची है ये। इतना सब कुछ होने पर भी अक्सर लड़कियाँ बहुत अपसेट हो जाती हैं, मगर ये, जी,
वसी अहमद मिर्ज़ा। वसी अहमद ने अपना तारुफ खुद कराया। अच्छा, तो आप ही हैं मिस्टर वसी अहमद। अरीज बेहोशी में बार बार आपको पुकारती रही, लगता है इन्हें आपसे बहुत मोहब्बत है, सलमान ने जुमैनी लहजे में कहा। सलमान के जाने के बाद वसी अहमद ने भी इजाज़त चाही। उसके जाने के बाद अरीज, किरण और शाज़मा ज़ोर ज़ोर से हंसती रहीं और इन बातों को दोहराकर खुश होती रहीं। यारा, वो वाकई मुझसे मोहब्बत करने लगी है। उसकी किसी भी अदा या अंदाज में रियाकारी या खोट का शाइबा तक नहीं। वसी अहमद मुस्कुराकर बोला, यही तो मैं तुम्हें इतने अरसे से समझा रहा था मिर्ज़ा, लेकिन तुम मानते ही नहीं थे। कामरान ने तायीद की, लेकिन यार मिर्ज़ा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्या उसने इजहार किया इस बात का? नासिर अब भी मुतमईन ना था। ऑफकोर्स यार, उस जैसी गैर मामूली लड़की ने खुद एतराफ़ किया है। मैं उसकी अयादत के लिए घर भी गया था। बेहोशी में भी मुझे पुकारती रही। मुझे देखकर उसकी आंखों में जो रंग उतरे थे वो नाकाबिले बयान है यार। वो मुझे धोखा नहीं दे रही, मेरा यकीन करो, वसी अहमद पुरइत्तमाद लहजे में बोला। इस यकीन ने इन दोनों के दरमियान मोहब्बत का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया था। वसी अहमद ने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था कि वो किसी लड़की से इस हद तक मोहब्बत कर सकता है। वो इस दीवानी लड़की की बेपनाह चाहतों की बारिश में नहा चुका था। अरीज का भेजा हुआ ख़त उसके हाथ में था और आंखों में नए दिनों की हज़ारों ख्वाहिशें, एक एक लफ्ज़ वफ़ाओं की खुशबू बिखेरता उसे रूह तक मुअत्तर करता जा रहा था। मेरे हाथों की लकीरों में समाने वाले, मेरे हाथों की लकीरों में समाने वाले, कैसे छीनेंगे तुझे मुझसे ज़माने वाले। आज आपकी याद बहुत शिद्दत से आ रही है। ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान इतना लाजिम व मुल्ज़िम बन जाता है कि सांसें भी उसी की बुनियाद महसूस हो? मोहब्बत ऐसी क्यों मजबूर कर देती है कि हंसना, रोना, खुशी, उदासी सब एक ही शख्स के अख्तियार में आ जाए। आजकल पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता। पता नहीं मैं इम्तिहान कैसे दूंगी। किताब खोलती हूँ तो एक ही मुस्कुराता चेहरा नज़रों के आगे छा जाता है और वो ऐसे छेड़ता है कि एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ पाती। लगता है आपका इरादा इम्तिहान में भी मुझसे मुकाबला करके अव्वल आने का है और यहाँ भी मुझे हराने का। खत के शुरू में जो शेर है वो मैंने खुद लिखा है। पहली बार सोच रही हूँ कि ये किसी को दे दूँ, और वो आप हैं, आपकी अपनी अरीज कमाल। खत पढ़कर काफ़ी देर तक वसी अहमद के चेहरे पर मुस्कुराहट रही और अरीज की मोहब्बत भरे लहजे पर प्यार आता रहा। तोता फंस चुका है, बस अब पर काटने बाकी हैं। अरीज फ़ोन पर किरण से बात कर रही थी और अपनी ताज़ा फतह पर खुश हो रही थी। लेकिन अरीज, अब आगे की क्या प्लानिंग है ये बताओ? किरण की बेताबी वाज़ेह थी। बस एक हफ्ता इंतज़ार करो, ठीक 7 दिन बाद इस कहानी का क्लाइमेक्स देखना। इस एक हफ्ते में वो मेरे घर बारात लाने पर भी तैयार हो जाएगा, अरीज ने शातिर लहजे में कहा और फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर सोचा और वसी अहमद मिर्ज़ा का नंबर मिलाया। वसी अहमद ने अरीज का नंबर स्क्रीन पर झिलमिलाते देखा तो फ़ौरन कॉल रिसीव कर दी। हाँ अरीज, बोलो, कैसी हो? मैं आपसे फ़ौरन मिलना चाहती हूँ वसी, अरीज ने निहायत रूहान सी आवाज़ बनाई। लेकिन लेकिन क्या हुआ अरीज? मोहब्बत से लबरेज लहजा वसी अहमद ने इतनी दूर से भी महसूस कर लिया। मैं फ़ोन पर कुछ नहीं बता सकती, आप आज ही मुझसे मिलें। वो आंसुओं से तर आवाज़ बनाने का ड्रामा करने लगी। अरीज देखो, रो तो नहीं। अच्छा ऐसा करो, ठीक 1 घंटे बाद मुझसे नेशनल पार्क में मिलो और प्लीज़ परेशान मत हो, वसी अहमद ने उसे समझाते हुए कहा। वो ओके करके फ़ोन बंद कर गई और अगली मुलाकात के लिए डायलॉग्स तैयार करने लगी। नेशनल पार्क में वो पहुंची तो वसी अहमद उसका मुंतज़िर था। वो नहायत परेशान कुन चेहरा बनाती उसके पास आई और बेंच पर बैठ गई। अब बताओ अरीज, ऐसा क्या था जो तुम मुझे फ़ोन पर नहीं बता सकती थी और जिसने तुम्हें इस कदर परेशान कर रखा है? वसी अहमद फ़ौरन पूछ बैठा। वसी, मैं आपको कैसे बताऊं? पता है अम्मी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है मेरे कज़न हमाद के साथ। इस माँ मंगनी की रस्म तय पाई है, अरीज निहायत दुख भरे लहजे में बोली। वसी अहमद चौंक उठा। लेकिन क्या तुम मुझसे कुछ पूछा नहीं गया? क्या तुम्हें इसकी कोई खबर ना थी? अचानक ये सब कैसे हो गया? नहीं वसी, मुझे कुछ खबर ना थी, किसी ने मुझे नहीं बताया। अम्मी ने खुद ही फैसला कर लिया और बाद में इत्तला दी। और अब क्या होगा वसी? उसकी आंखों से एक आंसू गिरा और गाल भुगो गया। तुम रो नहीं अरीज, मैं आज ही अपने मामा पापा से बात करता हूँ। तुम मेरी हो, तुम्हें मुझसे कोई अलहदा नहीं कर सकता। वो लोग यकीनन कुछ करेंगे, तुम किसी और की नहीं हो सकती। गोरे से भारी हाथ ने उसका नाजुक हाथ थामा और वफा का इकरार किया। लेकिन अंकल आंटी को कोई एतराज़ तो नहीं होगा? वो अपने आंसू पोंछ कर बोली। मैं इनका इकलौता बेटा हूँ, मेरी खुशी उनके लिए सबसे ज़रूरी है। कोई तुम्हारी उंगली में अंगूठी पहनाकर तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकता। वो निहायत प्यार से बोला। मुझे तुम्हारी जुदाई से बहुत डर लगता है, मैं मर जाऊंगी तुमसे दूर रह कर। वो फिर रूहानसी हो गई। तो क्या मैं रह पाऊंगा जिंदा? पगली, अगर अंगूठी पहनाना
مہر لگانے کے مترادف ہے، تو یہ کام اس سماعت سے پہلے میں کروں گا، تم اداس مت ہونا۔ وسیع احمد نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پیار سے اظہار کیا اور وہ مسکرا دی۔ ہر کسی کے نقش میں چہرہ تمہارا دیکھنا، چونکنا کچھ دیکھ کر اور پھر دوبارہ دیکھنا۔ آسمان پر دکھ اترتے ہیں زمین کے شام کو، دھوپ چہروں پر ڈھلے گی تب ستارہ دیکھنا۔ تم نے مجھے پکا شاعر بنا دیا ہے اریج۔ اپنی نوٹ بک کے پچھلے کاغذ پر لکھا شعر پڑھ کر وسیع احمد بولا۔ شاعری چھوڑیں، یہ بتائیں انکل آنٹی سے بات کی؟ اریج خاصی جھنجھلاہٹ سے بولی۔ پاپا سے تو نہیں، لیکن میں نے ممی سے بات کی ہے، بڑی مشکل سے بڑی اداکاری سے انہیں راضی کر لیا ہے، اب وہ پاپا کو راضی کر لیں گی۔ تم اسی طرح کچھوے کی چال چلتے رہنا اور حماد مجھے بیاہ کر لے جائے گا۔ اریج نے خفگی ظاہر کی۔ ارے ایسی کی تیسی، دیکھتا ہوں کوئی کیسے لے جاتا ہے تمہیں مجھ سے چھین کر۔ وسیع احمد نے ڈائلاگ مارا۔ یوں ہی کہتے رہنا، اس اتوار کو وہ لوگ انگوٹھی پہنانے آ رہے ہیں۔ اریج نے بہت غمگین صورت بنائی۔ اریج، کل تم انوائٹڈ ہو، شام 4 بجے میں تمہیں لینے آؤں گا تمہارے اپنے گھر کے باہر۔ وسیع احمد نہایت سنجیدگی سے بولا۔ لیکن کہاں جانے کے لیے انوائٹڈ ہوں؟ اریج جھنجھلا اٹھی۔ کل وسیع احمد مرزا اور اریج کمال کی منگنی سیریمنی ہے، اگر انگوٹھی پہنانا اپنا بنانے کی نشانی ہے تو وہ میں تمہیں کل پہنا دوں گا، تیار رہنا۔ یہ کہہ کر وسیع احمد اٹھا اور چلا گیا۔ اریج حیرانی اور تفاخر بھری مسکراہٹ سے اسے دیکھتی رہی۔ تبھی شازمہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ کیا ہوا، مسکرا کیوں رہی ہو؟ کل میں مرزا وسیع احمد کی محبت اس کے منہ پر تھوکوں گی، کل اریج کمال اس مغرور شخص سے جیت جائے گی۔ اریج نے فاتحانہ انداز میں پیشن گوئی کی۔ بلیک کلر کی گاڑی ساحل سمندر کے قریب ایک اکیلے کونے میں رکی تھی۔ سورج کے ڈھلنے میں ابھی وقت تھا۔ دور کہیں کہیں لوگ نظر آ رہے تھے۔ لہروں کا ہلکا ہلکا شور گاڑی کے بند شیشوں کو چیر کر سنائی دے رہا تھا۔ اریج، آج میں اپنی اور تمہاری محبت کو ایک رشتے میں باندھنے جا رہا ہوں۔ میں نے تمہیں ہماری منگنی پر انوائٹ کیا تھا نا؟ پیار بھرے لہجے میں وسیع احمد نے سرگوشی کی۔ لیکن ہماری منگنی میں تو کوئی بھی نہیں آیا، وہ بڑے ناز سے بولی۔ آئے ہیں نا، یہ سمندر، آسمان، سورج، یہ کاسنی رنگ کی شام، ڈھیر سارے پرندے، بے قرار موجیں، تشنا کنارہ، یہ سب ہماری ہی خوشی کے ساتھ ہیں۔ وہ شاعرانہ انداز میں بولا۔ اس رشتے میں بندھنے سے پہلے کیا میں اپنے اطمینان کے لیے آپ سے کچھ سوال پوچھ سکتی ہوں؟ اریج مسکرا کر بولی۔ پوچھو۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ کتنی محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ مجھے خود نہیں معلوم، لیکن بس یہ جانتا ہوں کہ میری زندگی میں کبھی کوئی اس طرح میری کسب نہیں بنا۔ تم میری روح کے اندر سمانے والی پہلی چاہت ہو۔ وہ جذب سے بولا۔ اگر میں تم سے دور ہو گئی تو زندگی بیکار ہو جائے گی، تم نہ ملی تو جان دے دوں گا، جی نہیں پاؤں گا۔ اس کی شفاف آنکھوں میں کئی عکس دوڑ گئے۔ مجھ سے جیت پاؤ گے وسیع احمد؟ لہجے میں بدلے کی بو بھی تھی۔ دنیا بھر سے جیت سکتا ہے وسیع احمد، لیکن تم سے کبھی نہیں۔ میں ہار گیا ہوں تمہارے آگے، تم جیت گئی ہو۔ وہ سر جھکا کے بولا۔ اچھا، اب بہت سوال جواب ہو گئے، لاؤ اپنی انگلی اور پہنانے دو مجھے محبت کی یہ نشانی، سوچنے دو مجھے اپنی چاہتیں، کر لینے دو مجھے ہر اقرار۔ سبز رنگ کی چھوٹی سی ڈبیا میں چھوٹا سا ہیرا جھلملا رہا تھا۔ وسیع احمد نے اریج کا ہاتھ تھاما اور والہانہ پن سے یہ شعر کہا۔ میرے ہاتھوں کی لکیروں میں سمانے والے، کیسے چھینیں گے تجھے مجھ سے زمانے والے۔ ابھی انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈالنے کو ہی تھا کہ اریج نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ ایک منٹ وسیع احمد مرزا، ایک منٹ، سارے انکشافات تم ہی کرتے رہو گے، مجھے موقع نہیں دو گے؟ آخر ہار گئے نا مجھ سے، اعتراف شکست کر لیا نا، تسلیم کر لیا نا کہ تم مجھ سے کبھی جیت نہیں سکتے۔ صرف 1 مہینے کے اندر اندر میں نے تمہارا سر اپنے آگے جھکا دیا نا۔ وسیع احمد، ایک عورت سے کبھی مرد نہیں جیت سکتا، عورت مرد کو صرف اپنی مسکراہٹ میں برسوں تک مقید کر سکتی ہے۔ میں چاہتی تو اس ڈرامے کو اور بڑھا سکتی تھی، لیکن مجھے تمہارے اتنے ہی پاگل پن کی ضرورت تھی۔ وسیع احمد نہایت حیران آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ انگوٹھی پکڑے اس کا ہاتھ ساکت رہ گیا تھا۔ کون سا ڈرامہ؟ یہ کیا مذاق ہے اریج؟ اریج نے ایک لمبا سا کہکا لگایا۔ مذاق یہ نہیں وسیع احمد، مذاق تو وہ تھا جس کے ذریعے پچھلے 1 ماہ سے میں تمہیں بے وقوف بنا رہی تھی، محبت کا کھیل کھیلا اور ایک اچھے کھلاڑی کی طرح تمہیں اس میدان سے آؤٹ کر دیا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اریج کمال کو تم سے محبت ہو گئی ہے؟ کتنی شان سے اس دن کہہ رہے تھے کہ مجھ سے شادی کر کے اپنی جیتی ہوئی ٹرافیاں صاف کرواؤ گے، کتنی جلدی میرے جھوٹ کے پیچھے چل دیے۔ وسیع احمد کے لیے یہ انکشافات جان لیوا تھے، یعنی اریج نے اسے دھوکہ دیا، اس کی محبت اپنا پن، سچائیاں سب فریب نکلے۔ آخر کیوں؟ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو وسیع احمد اس توہین پر اسے تھپڑ مار دیتا، لیکن سامنے بیٹھی یہ لڑکی تو اریج کمال تھی، وہی جس نے پہلی بار اس کے دل میں محبت کی شمع روشن کی تھی، پہلی بار اسے چاہتوں سے آشنا کروایا تھا، اور آج وہی دشمن جاں کتنے ظالم لہجے میں اس سے گویا تھا۔ زندگی بیکار ہو جائے گی نا تمہاری میرے بغیر، جان دے دو گے اپنی نا، جاؤ جا کر اسی سمندر میں ڈوب جاؤ۔
मैं तुम्हें नहीं मिलने वाली, मैं आज तुम्हें खुद ठुकरा रही हूँ, अरीज ने नहायत तौहीन आमेज अल्फाज में कहा। वसी अहमद की आंखों में जज्बात की शिद्दत से सुर्खी उमड़ आई। उसने गाड़ी स्टार्ट की, रिवर्स गियर लगाया, एक्सीलेटर पर पाँव रखा और गाड़ी दौड़ाने लगा। कहाँ जा रहे हो वसी अहमद, गाड़ी रोको, जाने दो मुझे, अरीज चीखने लगी। लेकिन वसी अहमद गाड़ी तेज से तेज दौड़ाता रहा। रात के साये शहर में उतर आए थे, गाड़ियों की हेडलाइट्स हर तरफ रोशन थीं। वो शाहराहों पर तेज रफ्तारी से गाड़ी दौड़ाता रहा। देर तक वो अजनबी सड़कों पर गाड़ी भगाता रहा। फिर एक अनजान बंगले के सामने गाड़ी रोकी, खुद उतरा और दूसरी तरफ से फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर अरीज की कलाई पकड़ी और उसे घसीटते हुए अंदर ले आया। क्या कर रहे हो वसी अहमद, छोड़ो मुझे, वो चीखती रही। लेकिन वो सुनी अनसुनी करता उसे अंदर ले आया। ये वसी अहमद का ज़ाती बंगला था जो उसके डैड ने उसकी 23वीं सालगिरह पर गिफ्ट किया था। लॉक खोलकर वो उसे एक कमरे में ले आया और बिस्तर पर फेंक दिया। नाजुक सा वजूद झटके से गिर पड़ा। अरीज कमाल, अगर मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त तुम्हें तुम्हारे झूठ की सज़ा दे सकता हूँ, तुम्हें अपने मर्द होने की बर्तरी दिखा सकता हूँ, तुम्हें पामाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है, तुम्हें अपना माना है, तुम्हारी तरह ड्रामा नहीं किया, अदाकारी नहीं की। तुम क्या समझती हो मैं उन लड़कों में से हूँ जो हर लड़की पर जान फिदा करते हैं? नहीं अरीज कमाल, नहीं, तुमने गलत समझा है। ये झूठ, मकर, अदाकारी तुम औरतों के खून में होती है। हम मर्द ऐसे बदजात नहीं होते। मैं चाहूँ तो तुम्हें हमेशा के लिए शिकस्त दे सकता हूँ, लेकिन नहीं करूँगा। वो शदीद गुस्से में बोला। तुमने एक मामूली सी तकरीरी मुकाबले में हारने की सज़ा मेरे जज्बात से खेल कर दी। मैं पूछता हूँ, क्या हक था तुम्हें मेरी मोहब्बत को बेदार करने का, मुझे अपनी चाहत का यकीन दिलाने का, मुझे अपना बनाने का? अरीज का चेहरा आंसुओं से तरबतर हो चुका था। दफा हो जाओ यहाँ से, और दोबारा कभी किसी के जज्बात से ना खेलना, किसी के साथ झूठ बोलकर उसकी सच्चाइयों को रुस्वा ना करना। वसी अहमद थके थके अंदाज में सोफे पर ढह गया। अरीज अपना वजूद संभालती उठी और कमरे से बाहर निकल गई। घर से बाहर आकर सड़क पर पहुंची तो कदम एक एक मन के लगने लगे। निदामत ने उसे घेर लिया था। दिल में मोहब्बतें जन्म ले चुकी थीं, उस शख्स के लिए जिसे उसने हमेशा नफरत की थी, जिसे हमेशा हराना चाहा था। अच्छा, तो ये बदला लिया तुमने अरीज कमाल, पहले उसके दिल में मोहब्बत जगाई और फिर उसका मजाक उड़ाया। तुम इंतहाई खुदगर्ज और जालिम लड़की हो। जितनी मासूम तुम चेहरे से लगती हो इतनी हो नहीं, तुम्हारे अंदर दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। सलमान उसकी दास्तान सुनकर बरस पड़ा। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी नीयत क्या है तो उस दिन मैं तुम्हारे झूठ में शामिल ना होता। तुम मजाक ही मजाक में किसी के जज्बात से खेल रही हो। सलमान, मैंने तो सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहा था, अरीज ने दिफा किया। तो ले लिया ना बदला, अब जाओ और सबको अपनी फतह के किस्से सुनाओ। तुम तो जीत गई हो ना, फिर ये 2-3 दिन से कमरे में बंद क्यों हो, कॉलेज क्यों नहीं जा रही? सलमान ने उसकी कमज़ोरी पकड़ ली। नहीं सलमान, मैं उसे फेस नहीं कर सकती, अरीज ने सच उगल दिया। और तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम उससे मोहब्बत करने लगी हो। तुमने उसका दिल झूठ से जीता, लेकिन वो तुम्हारा दिल सच से जीत चुका है। वो चाहता तो अपनी तौहीन का बदला ले सकता था, लेकिन उसने आला ज़रफ़ी दिखाई और इसी ने तुम्हारे मगरूर दिल को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। सलमान हर्फ बा हर्फ सच बोल रहा था। अरीज जानती थी कि ये सब हकीकत है। मैं उससे माफ़ी मांगूंगी, मना लूंगी उसे। उसने दिल में अज़म बांधा। भूल जाओ अरीज, वो दोबारा तुम्हारे हाथों बेवकूफ़ नहीं बनेगा। वो तुम्हारी तरह बेकदर नहीं है। सलमान का लहजा कड़वा था। बस करो सलमान, मैं उसे मना लूंगी, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दूंगी। अरीज बिलक बिलक कर रो दी। सलमान को उस पर तरस आने लगा। उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजी। हेलो, सलमान ने फ़ोन उठाया। मैं शासमा बात कर रही हूँ, अरीज से बात हो सकती है? दूसरी तरफ से शासमा की परेशान आवाज़ सुनाई दी। सलमान ने रिसीवर अरीज के सामने कर दिया। उसने आंसू पहुँचे और रिसीवर थाम लिया। हेलो अरीज, कहाँ हो तुम? इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आई? शाज़मा बेकरार थी। बस तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी, अरीज ने मुख्तसर जवाब दिया। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से क्या हो गया है? वसी अहमद ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है, शाज़मा ने अल्फाज चबाकर कहे। क्या? अरीज की आवाज़ हलक में फंस गई। हाँ, तुम्हारी अदाकारी और बदले ने उसकी जान ले ली है अरीज, वो मर चुका है। रिसीवर उसके हाथ से छूट गया, आंखों से आंसू झड़ने लगे। वो तेज़ी से उठी, कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर कुछ टूटने की आवाज़ें आने लगीं। वाकई उसने वसी अहमद को मार डाला था, उसकी मोहब्बत का कत्ल किया था। वो कातिल बन गई थी। क्या मुंह दिखाएगी वो अपने खुदा को जिससे मोहब्बत जैसा मुकद्दस जज्बा पैदा किया था? अगर सिर्फ एक बार वो वसी अहमद से अपने दिल का इकरार कर लेती, शायद वो बच जाता। वो बच सकता था, लेकिन वो तो बिदक के डर के बैठी रही। हिम्मत ना थी सामना करने की। लेकिन क्या उसकी मौत की खबर सुनने की हिम्मत थी उसमें? नहीं नहीं नहीं, वो अपनी ही नफ़ी करने लगी थी। अरीज, दरवाज़ा खोलो बेटा, 2 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया। माँ दरवाज़ा खटखटा रही थी। आखिरकार उसने दरवाज़ा खोला। माँ ने उसकी हालत देखकर चौंक उठी।
रोई रोई आंखें, बिखरे बिखरे बाल, मुरझाया चेहरा। वसी अहमद का ना होना गोया चांद, सूरज सितारों का बुझ जाना और फूलों का बेरंग हो जाना था। वो पछतावे और मलाल के शिकंजों में जकड़ चुकी थी। अरीज बेटा, मुझे बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? क्यों तुमने 2 दिन से खुद को कमरे में बंद कर रखा है? बाहर क्यों नहीं निकलती हो? इतना किस बात पर रो रही हो? बेकरार ममता अपनी इकलौती बच्ची की उदासी पर गमजदा थी। कुछ नहीं मामा, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं, उसने खुद को संभालते हुए कहा। क्या हुआ है तबीयत को अरीज? इस तरह मुंतशिर मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम्हें तो आज तक कभी सर दर्द भी नहीं हुआ बेटा। मामा क्या जानती उसकी मोहब्बत के इंतशार को, उसके अंदर उठते तूफान को। वो मामा को कैसे बताती कि उसके मासूम दिल ने कैसा पाप कर दिया है, उससे कैसा जुर्म सरजद हो गया है। हम बताते हैं आंटी। उसके चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ फलांगता सलमान आ गया, जो माँ बेटी की तमाम बातें सुन रहा था। नहीं सलमान प्लीज़। अरीज ने मिलते जी आंखों से उसे देखा। क्यों ना बताऊं आंटी को कि तुमने ट्रम टेस्ट में 3rd पोजीशन ली है, फर्स्ट नहीं। सलमान ने बड़ी सफाई से झूठ गढ़ लिया और अरीज खामोश हो गई। 3rd पोजीशन? तो इसमें इतनी उदासी की क्या बात है? फेल तो नहीं हुई ना? मामा ने मुस्कुरा कर कहा। और फिर सलमान इन्हें कुछ मजीद बातों में उलझा कर किचन में ले गया और वो वहीं दरवाजे पर चुपचाप खड़ी रह गई, इस सोच में कि इस तरह के झूठ मामा के दिल को तो तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन उसके दिल के लिए कौन सा बहलावा कारगर साबित होगा? अब वो कौन सी दलील देकर अपने दिल को मुतमईन करेगी? इस दिल को जो वसी अहमद से बदला लेने पर तुला था, उसे शिकस्त देने की आरजू रखता था, लेकिन वसी अहमद ने तो मर के उसे शिकस्त दे दी थी। उसके अंदर मोहब्बत पैदा करके वो खुद को अमर कर गया था। कुछ ही देर में सलमान गाजर खाते हुए किचन से निकला और उसकी तरफ देखकर बोला, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। कहाँ? वो अफसरदा लहजे में बोली, कहीं बाहर, या तुम्हें इस तरह घर में बैठकर रोने का ही शौक है? टसवे कहीं बाहर बैठकर भी बहाए जा सकते हैं। वो गाजर चबाकर बोला। मामा इजाज़त नहीं देंगी, वो बहाना बनाते हुए बोली। मैं इजाज़त मांग चुका हूँ, उठो तैयार हो जाओ। उसे घसीटता हुआ कमरे तक ले गया और उसे ना चाहते हुए भी तैयार होना पड़ा। सलमान बाइक बहुत आहिस्ता चला रहा था। समंदर की लहरें रोड से भी नजर आ रही थीं और मंजर बहुत रोमानी लग रहा था। उसके दिल में कई तूफान उठने लगे। उस दिन वसी अहमद भी तो उसे यहीं लाया था, उसकी उंगली में एक रिश्ता डालने के लिए, उसे अपना बनाने के लिए। याद कर रही हो वसी अहमद को? सलमान ने तंजिया सवाल किया। तुम्हें इससे क्या? मैं किसी को भी याद करूं, कम से कम तुम्हें तो नहीं कर रही। वो नाराज़ होकर बोली। हाँ, मुझे भी तुम मरने के बाद याद करोगी, ये तो तुम्हारी आदत है अरीज, कि तुम जिंदा इंसानों को रुलाती हो और मरने वालों के लिए रोती हो। सलमान ने मजीद उसे तंग किया। सलमान, तुम क्यों इस तरह मुझे तंग कर रहे हो? तुम्हें मेरी हालत का अंदाज़ा नहीं? वो रोहानसी हो गई। अंदाज़ा ना होता तो तुम्हारा मूड बदलने के लिए तुम्हें लेकर ना आता। मैं तो तुम्हें ये समझाने के लिए लाया हूँ अरीज, कि मरने वालों के पीछे मरा नहीं जाता। जाने वाले दुख तो ज़रूर छोड़ जाते हैं दिलों में, लेकिन वो दुख ज़िंदगी को रोक नहीं देता। तुमने कॉलेज जाना क्यों छोड़ दिया है अरीज? तुम अपनी फ्रेंड से क्यों नहीं मिलती? समंदर के किनारे बाइक रोक कर वो उससे मुखातिब हुआ। क्या तुम्हारे ये दलासे मेरे दिल से यह एहसास ख़त्म कर देंगे कि वसी अहमद की कातिल मैं हूँ? उसे मेरी मोहब्बत ने मरने पर मजबूर किया है। उसकी शफाफ आंखें नम मोतियों से जगमगाने लगीं। नहीं अरीज, ज़िंदगी और मौत का तयन परवरदिगार ने बहुत पहले कर रखा होता है। कोई इंसान किसी की ज़िंदगी या मौत का जिम्मेदार नहीं होता। पछतावे और पेशमानी का ख्याल तुम्हें मार डालेगा अरीज, प्लीज़ ऐसा मत सोचा करो। सलमान उसे समझाते हुए बोला। अगर मैं वसी अहमद की ज़िंदगी में ना आती, उसको मोहब्बत की राह पर ना चलाती, तो क्या वो मरता? नहीं, वो तो ज़िंदगी का प्यांबर था। मैंने ही उसे मौत की आगाही दी। मैं ही वजह हूँ उसकी बेवक्त जवान मौत की। वो मोती अब उसके गाल पर फिसल आए थे। ओफो पागल लड़की। चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ, भूल जाओ सब और कल से कॉलेज जाना शुरू कर दो। फाइनल पेपर करीब है। वो उसे बहलाते हुए साथ ले गया। अगले दिन कॉलेज गई तो दिल की हालत मज़ीद बिगड़ गई। पूरे कॉलेज में हर तरफ वसी अहमद ही का चेहरा नज़र आता था। हर आंख उसकी आंख थी, हर अदा उसकी अदा लगती थी। हर वो जगह जहाँ वो वसी अहमद के साथ आती जाती थी, वहाँ गए दिनों की कितनी यादें खिड़कियाँ खोले खड़ी थीं। उसे सांस अंदर ही अंदर कहीं घुटती महसूस हो रही थी, गले में जैसे कोई गोला अटक गया हो। वो ना खुलकर रो सकती थी और ना अपना कर्ब छुपा सकती थी। कॉलेज का माहौल वैसा ही था। ग्रुप में जगह जगह बैठे लड़के लड़कियां, कहीं क्लासेस में पढ़ाते उस्ताद, कैंटीन में खुश गपियाँ और लाइब्रेरी में पढ़ने में मसरूफ स्टूडेंट्स। उसने अभी अपने डिपार्टमेंट की तरफ कदम ही बढ़ाए थे कि केमिस्ट्री लैब के बाहर वसी अहमद के ग्रुप के लड़के बैठे नजर आ गए। कामरान, साइम, शहरोज और नासिर। वो उनसे आंखें चुराकर निकल जाना चाहती थी। आखिर कैसे सामना कर पाती वो उसके दोस्तों का? वो जानती थी कि इन सबको वसी अहमद की मौत का पता है और इस मौत की वजह का भी। वो तेज़ कदमों से गुजर जाना चाहती थी कि अचानक साइम ने उसे रोका। मिस अरीज ठहरें। उसके तेज़ कदम साइम की आवाज़ सुनकर गोया ज़मीन में गड़ गए।
वो तमाम लोग उसकी तरफ आ गए। ठहरें भाभी, आपसे बात करनी है, कामरान ने कहा तो वो चौंक उठी। बुरा ना माने लेकिन हम अपने जिगरी दोस्त मरहूम वसी अहमद मिर्ज़ा की पहली और आखिरी मोहब्बत को भाभी ना कहें तो और क्या कहें। कामरान ने इंतहाई गमज़दा चेहरा बनाकर कहा। ये जुमला अरीज को तड़पा गया। वसी अहमद जैसे इंसान के नाम के आगे मरहूम लगना उसे बहुत बुरा लगा। इतने दिन हमने आपकी राह देखी लेकिन आप आई ही नहीं। साइम ने अपनायत से कहा। क्यों? अरीज ने सवाल किया। एक बात तो ये कि वसी अहमद मिर्ज़ा ने एक वसीयत लिखी थी जिसमें उसने लिखा था कि ये अंगूठी चूंकि उसने आपके लिए बनवाई थी तो ये आप ही को मिले। नासिर ने वही डबिया निकाली जो उस दिन वसी अहमद लाया था। उसने कुछ सोचा और डबिया ले ली। वो जाने लगी तो शहरोज़ ने आवाज़ दी। भाभी, कल हमने वसी की याद में एक शाम रखी है, आप आएंगी तो हमें खुशी होगी और वसी की रूह को भी करार आ जाएगा। कहाँ होगी? वो आंखें चुकाए बोली। यहीं कॉलेज के ऑडिटोरियम में, कल शाम 4 बजे। साइम ने वक्त बताया। मैं आऊँगी, वो मुख्तसरन कहकर आगे बढ़ी, लेकिन कदम अब क्लासरूम में जाने के बजाय गेट की तरफ बढ़ गए। रिक्शे में बैठते ही वो डबिया खोल कर बैठी। आंखों के आगे हज़ारों जगमगाते ख्वाब जिंदा हो उठे। इस हीरे की अंगूठी में ही तो वसी अहमद ने अपने सपने बांधे थे, अपनी मोहब्बत का अमीन बनाया था। उसे प्यारा सा गिफ्ट बनाकर अरीज को सौंपना चाहा था। उसी को थाम कर तो वो पुरजोश लहजे में बोला था। मेरे हाथों की लकीरों में तुम्हारा नाम लिखा है। और उसी को ठुकरा कर तो अरीज ने उसे ख्वाहिशों के सुलगते जजीरों पर भटकते, लड़खड़ाते और मर जाने के लिए तन्हा छोड़ दिया था। उसकी आंखों से 2 हीरे जैसे आंसू निकले और अंगूठी के हीरे पर जाकर ठहर गए। आज की ये शाम हम अपने मरहूम दोस्त वसी अहमद मिर्ज़ा की याद में मना रहे हैं। वसी अहमद एक बहुत प्यारा इंसान था और उससे भी प्यारा बेटा और दोस्त था। उसका करीबी दोस्त होने के नाते मैं वसी अहमद के नाम के आगे मरहूम लगाना बर्दाश्त नहीं कर पाता। सोता हूँ तो उसकी जगमगाती आंखें, हंसते लब और मुनफरिद अंदाज याद आ जाते हैं। जागता हूँ तो लगता है वसी अहमद पास ही कहीं छुपा खड़ा है। यकीन मानिए दोस्तों, वसी अहमद जैसे लोग मरते नहीं बल्कि हम जैसे दोस्तों के दिलों में हमेशा जिंदा मुस्कुराते रहते हैं। शहरोज़ ने अपनी तकरीर ख़त्म की और स्टेज से उतर आया। फ्रंट सीट पर वो सलमान, शाज़मा और किरण के साथ बैठी थी। स्टेज के अकब में वसी अहमद की कद आदम तस्वीर खड़ी थी। यूँ लगता था जैसे वसी अहमद बिज़ाते खुद तस्वीर की तरह साकित खड़ा हुआ और उसे मुस्कुराकर छेड़ रहा हो। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो तस्वीर सिर्फ उसी को देख रही हो। उसकी तो तस्वीर की आंखों से आंखें मिलाने की हिम्मत ना हो पा रही थी। ऊपर से शहरोज़ के इतने जज्बाती अल्फाज। वो बड़ी मुश्किल से आंखों पर बंद बांध बैठी थी। शहरोज़ के बाद बारी आई साइम की, जो भीगी पलकों से डाइस पर खड़ा हुआ और नमनाक आवाज़ में माइक पर बोला। यार वसी, ये मैं तुझसे मुखातिब हूँ, हॉल में बैठे लोगों से नहीं। यार तुझे क्यों इतनी जल्दी थी जाने की? अभी तूने देखा ही क्या था? अभी तो ज़िंदगी के सिर्फ 25 साल देखे थे। 25 बहारें यार, अभी तो तूने सहरा भी नहीं बांधा था। ये कहकर साइम की आंखों से आंसू बह निकले और अरीज भी अपनी आंखों को रोक ना पाई। सीने के अंदर वही मोहब्बत मचलने लगी। कुछ देर हॉल में बड़ा जज्बाती माहौल रहा। फिर साइम ने खुद को संभाला। यार वसी, तू अपने यार लोगों को धोखा दे गया। यारा, तू हमें कहता था ना, मुझे, शहरोज़, कामरान और नासिर को, कि तुम लोग मेरी शादी की अरेंजमेंट करना, मेरी बारात में भंगड़ा डालना। हम तो उस दिन के मुंतज़िर थे, लेकिन तूने वो दिन ना दिखाया बल्कि अपनी मौत का दिन ले आया। यारा, तू बड़ा बेवफा निकला। हम लोग तुझसे बहुत खफा हैं। यारा, तू हमें बहुत अकेला कर गया है। खुदा तुझे जहाँ रखे सलामत रखे यार। साइम अपनी आंखें पोंछता हुआ स्टेज से उतरा। उसकी जज्बाती अल्फाज ने सभी को रुला दिया था। वसी अहमद के करीबी दोस्तों के ये मोहब्बत भरे जुमले अरीज को मज़ीद मुंतशिर कर रहे थे। वो वाकई इतना अच्छा, इतना प्यारा, सच्चे दिल का, सदाकत में ढला इंसान था। उसके अंदर की मोहब्बत भी लाफानी थी। फिर आखिर उसे इतनी जल्दी फना कैसे हो गई? एक बार, सिर्फ एक बार वो अरीज को बता देता कि वो क्या कदम उठाने जा रहा है तो वो उसकी मोहब्बत पर दोनों जहान कुर्बान कर देती। एक बार अगर वो उसे बाहों से पकड़ कर कह देता कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो वो कहाँ जा सकती थी भला? अब अरीज के गालों पर आंसू रवानी से बह निकले थे। वो मज़ीद खुद को संभाल ना पा रही थी। उठी, आंसू बहाती ऑडिटोरियम की कुर्सियों के बीच से दौड़ती हुई बाहर निकल आई। कितनी देर वो दौड़ती रही, फिर एक क्लासरूम में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और सिसकते हुए बोली। आई लव यू वसी अहमद, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम जहाँ कहीं भी हो मुझे माफ़ कर दो। वापस आ जाओ वसी, मैं तुम्हारे बिना ज़िंदा नहीं रह सकती। क्लासरूम की तारीक तन्हाइयों में वो देर तक रोती रही। एक दीवानी लड़की की पहली मोहब्बत तन्हा तड़पती रही। आज वो दिल खोल के रोई थी, पछतावे की गर्द जैसे धुल गई थी। सुबह से ही उसका दिल बहुत उदास था और बाहर का मौसम भी उसकी उदासी बढ़ा रहा था। आसमान पर छाए काले बादल अंदर की घुटन का साथ दे रहे थे। वो बेअख्तियार जॉगर्स पहनकर कमरे से निकली। सीढ़ियाँ उतरते हुए मामा ने उसे देख लिया। कहाँ जा रही हो?
अरीज बस मामा कमरे में बैठी उदास हो रही थी, सोचा थोड़ी चहलकदमी कर लूं। वो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करने लगी। अच्छा बेटा, मेरा एक काम कर दोगी? मामा ने नरमी से कहा। क्या मामा? वो हल्की सी झंझलाहट से बोली। ये ज़रा मामू के घर अचार दे आओ। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रही कि बार बार आऊँ जाऊँ, और फासला भी तो है। वैसे मेरा इस तरफ जाने का मूड नहीं था, लेकिन आपने कहा है तो चली जाऊंगी, वो मुस्कुरा के बोली। छोटे से शीशे के मर्तबान में अचार लेकर वो घर से निकल आई। आसमान पर बादल ऐसे छाए थे कि दोपहर के 3:30 बजे भी शाम का समा लग रहा था। गली के लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ लोग वॉक के लिए निकले हुए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती मामू के घर के करीब पहुंची। अभी वो गेट से कुछ फासले पर थी कि सलमान को बाहर खड़े किसी शख्स से बात करते देखा। वो शख्स उसे वसी अहमद जैसा लगा, वैसा ही कद, वैसे ही बाल, वैसा ही सुरापा। उसके जिस्म में जैसे करंट दौड़ गया, दिल लरज उठा। वो तेज़ कदमों से आगे बढ़ी, लेकिन तब तक वो शख्स सफ़ेद करोला में बैठकर जा चुका था। अरीज, तुम? सलमान उसे देखकर चौंका। सलमान, अभी तुम जिस लड़के से बात कर रहे थे वो कौन था? वो परेशानी से पूछ रही थी। वो मेरा क्लास फेलो आसिम था। क्यों? सलमान, मुझे लगा वो वसी अहमद था, बिल्कुल वैसा ही। वो जज्बाती होकर बोली। पागल हो गई हो? वसी अहमद कहाँ से आ जाएगा? अब तो तुम्हें हर जगह वही नज़र आएगा। अपनी आंखों का इलाज करवाओ, कहीं मुझे ना वसी अहमद समझ बैठना। सलमान ने नीम डांट के अंदाज में कहा। वो खामोश हो गई। तो कैसे आना हुआ? सलमान ने पूछा। ये अचार देने आई थी, मामा ने भेजा है। उसने मर्तबान आगे बढ़ाया। चलो अम्मी से पराठे बनवाते हैं और अचार के साथ खाते हैं। सलमान ने हाथ पकड़ा, मगर अरीज ने खींच लिया। नहीं सलमान, मेरा मूड नहीं है, वो मुख्तसर बोलकर जाने लगी। सलमान ने उसकी उंगली में जगमगाती अंगूठी देखी तो मुस्कुरा दिया। अरीज, कमाल, तुमने वाकई वसी अहमद का नाम पहन लिया। अब उस लड़के का क्या होगा जिसकी तुम सदा के लिए बनोगी? सलमान, अरीज सवाए वसी के ना किसी की थी और ना होगी। इस तरह की फजूल बात दोबारा ना करना। वो अपनी अंगूठी थाम कर तेज़ कदमों से चल दी। सलमान देर तक उस दीवानी मोहब्बत और किस्मत पर सोचता रहा। कॉलेज के पेपर्स शुरू हो चुके थे, वो मसरूफ़ हो गई थी। वसी अहमद की याद मद्धम हो चुकी थी, मगर दिल में अज़म पुख्ता था कि वो किसी की नहीं बनेगी। मुसलसल जागने और कम खाने की वजह से वो बीमार पड़ गई। आखिरी पेपर देकर घर आई तो जिस्म पर कपकपी और बुखार ने घेर लिया। मामा ने सलमान को फ़ोन किया। सलमान आया। तीमारदारी के बाद उसे फ़ौरन हस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया टाइफाइड है, आराम की कमी है और ग़ज़ा भी सही नहीं ली गई, साथ साथ डिप्रेशन भी रहा है। 2 दिन हस्पताल में रखना ज़रूरी है। मामा ने प्यार से कहा। बेटा, तुम अपनी सेहत से इतनी लापरवाह क्यों हो गई हो? तुम पहले ऐसी तो ना थी। ऐसी बात नहीं मामा, बस एग्ज़ाम्स की टेंशन थी। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। झूठ, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी हालत भांप लेती हूँ। मामा की आंखों से आंसू बह निकले। परसों तुम्हारे बाबा लंदन से आ रहे हैं, उनको क्या जवाब दूंगी? क्या बाबा आ रहे हैं? फिर तो कल ही ठीक हो जाऊंगी, लेकिन वादा करें मामा, आप उन्हें कुछ नहीं बताएंगी। उसने माँ का हाथ मजबूती से थामा और मामा मुस्कुरा दी। वो बिस्तर पर बैठी रिसाले की अवारिक उलट पलट कर देख रही थी कि सलमान ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और एक उधेड़ उम्र डॉक्टर के साथ अंदर दाखिल हुआ। सलमान के हाथ में सूप का थर्मस था। अरीज जी, हमारे मेडिकल कॉलेज के शुबा नफ्सियात के प्रोफेसर डॉक्टर रमीज़ वकास हैं। ये ना सिर्फ मेरे फेवरेट टीचर हैं, बल्कि एक बहुत अच्छे साइकोटेस्ट भी हैं। तुम इनसे खुलकर अपनी हर परेशानी डिस्कस कर सकती हो। सलमान ने वजाहत से डॉक्टर रमीज़ का तारुफ करवाया। अरीज ने सलाम करने के बाद सरसरी सी नज़र डॉक्टर पर डाली। लंबा कद, सफ़ेद बाल, सफ़ेद दाढ़ी, मूछें, आंखों पर मोटे फ्रेम का चश्मा। डॉक्टर रमीज़, ये है मेरी कज़न अरीज। पिछले चंद महीनों से बहुत उदास है, अपने एक बहुत कीमती दोस्त को खो दिया है। उसके बाद बिल्कुल बिखर गई है। सलमान ने साफ गोई से सारी बात बता दी। डॉक्टर रमीज़ उसके बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठ गए और गहरी आवाज़ में मुखातिब हुए। चेहरे और आंखों से तो खासी ब्राइट गर्ल लगती है, लगता है मुकाबलों में भी हिस्सा लेती आई हो। बिल्कुल ठीक डॉक्टर, अरीज हर मुकाबला जीतती थी, सलमान रोमानी से बोला। अरीज हंसपे आदत खामोश रही, सिर्फ डॉक्टर के चेहरे को देखे जा रही थी। लेकिन दिल का मुकाबला तो हार गई ना। ऐसे लोग बज़ाहिर मजबूत होते हैं, लेकिन दिल की बात कह नहीं पाते, और जब बात दिल में छुपती रही तो वो भी फांस बन जाती है। बेहतर है कि अपनी बात किसी से शेयर कर लिया करो, डॉक्टर ने नरम लहजे में मशवरा दिया। अरीज को ये बात सुनकर हैरत हुई। कुछ तौक़ुफ़ के बाद डॉक्टर रमीज़ फिर बोले। हाँ, रही बात अहम दोस्त को खो देने की, सलमान, हम अक्सर अपने चाहने वालों को भूल नहीं पाते, लेकिन अगर उसकी जगह कोई दूसरा आ जाए तो वक्त के साथ पुराना ज़ख्म मद्धम हो जाता है। माफ़ कीजिएगा डॉक्टर रमीज़, दिल के फ्रेम से बार बार तस्वीर नहीं बदली जाती। मोहब्बत मोहब्बत होती है, कोई बस या ट्रेन नहीं कि एक छूट गई तो दूसरी पकड़ ली। अरीज को डॉक्टर की बात पर गुस्सा आ गया और वो तीखे लहजे में बोली। लेकिन अरीज, डॉक्टर रमीज़ की ये बात गलत भी नहीं। सलमान ने डॉक्टर की तायीद की। शट अप सलमान, मोहब्बत सिर्फ एक बार दिल में उतरती है, वफा के रास्ते भी सिर्फ एक बार ज़िंदगी दिखाती है। मैंने वसी अहमद से मोहब्बत की है, ये कोई कारोबार नहीं कि अगर वो चला गया तो साथी बदल लो।
अरीज की आंखें नमी से चमक उठीं। डॉक्टर रमीज उठ खड़े हुए। लगता है बीवी बुरा मान गई हैं। सलमान, इन्हें किसी दिन मेरे क्लिनिक ले आना, तफसीली चेकअप करना होगा। ये कहकर वो कमरे से निकल गए। सलमान कुर्सी पर बैठते हुए बोला, पागल लड़की, हर किसी से उलझने की क्या ज़रूरत है। डॉक्टर ने तो बस अमूमी बात की थी। आओ मैं तुम्हें सूप पिलाता हूँ। अरीज कुछ पुरसुकून हो चुकी थी। सलमान ने बड़े बाउल में सूप निकालकर उसके सामने रखा। वो ऐसा ऐसा गर्म सूप पीने लगी। पीते पीते अचानक बोली, सलमान एक बात कहूँ, मेरा यकीन करोगे? सलमान ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। ये डॉक्टर रमीज़ पता नहीं क्यों मुझे वसी अहमद से मुशाबा लगे। लब हिलाने का अंदाज, आंखों की पुतलियों का रंग, लहजा, सब वसी अहमद जैसा था। वो गहरी सोच में डूबकर बोली। सलमान ज़ोर से हंस पड़ा। उसका कहका अस्पताल के कमरे में गूंजता रहा और अरीज को अपनी ही बात पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके वालिद कमाल उस्मानी लंदन से वापस आए तो एयरपोर्ट पर अपनी इकलौती बेटी अरीज को ना पाकर हैरान रह गए। एयरपोर्ट से घर पहुंचते ही बेगम आसमा ने इन्हें अरीज के बुखार के बारे में बताया तो वो और परेशान हो गए। घर पहुंचे तो अरीज, सलमान और सलमान की वालदा, वालिद और बहन आशी ने इस्तकबाल किया। घर में रौनक आ चुकी थी। हर तरफ खुशी का सामान था। अरीज भी सालों बाद अपने बाबा जान से मिली थी, सो वो भी अरसे बाद खुलकर मुस्कुराई थी। डिनर टेबल पर सब बैठे थे कि सलमान ने अरीज के कान में सरगोशी की। अरीज, अब ये मत कहना कि अंकल का चेहरा भी तुम्हें वसी अहमद जैसा लग रहा है। ये सुनकर अरीज ने जोर से चिमटा उसके हाथ पर मारा। आसफा, तो हम तो समझे थे कि हमारी अरीज जब बड़ी हो गई है, लेकिन ये तो अभी तक सलमान से वैसे ही लड़ती है। कमाल उस्मानी ने दोनों को लड़ते देखकर कहा, अंकल आपकी ये लाडली कभी बड़ी नहीं होगी। दादी भी बनेगी तो पोतों के साथ कंचे खेलेगी या पतंग उड़ाएगी। सलमान ने हाथों से पतंग उड़ाने की अदाकारी की तो अरीज ने एक चिप्त उसके कंधे पर रसीद कर दी। कमाल उस्मानी मुस्कुरा दिए। हमारी भांजी माशाल्लाह तालीम मुकम्मल कर चुकी है और आप तो अभी तक पूरे डॉक्टर भी नहीं बने। सलमान के वालिद अफान अली ने अरीज की तरफदारी की। हाँ अरीज, पेपर कैसे हुए तुम्हारे? खाने में छुरी कांटे का इस्तेमाल करते हुए कमाल उस्मानी ने पूछा। बहुत अच्छे बाबा जान, बस अब रिजल्ट का इंतज़ार है, उसके बाद कोई जॉब वगैरह। वो वालिद को अपने इरादे बताने लगी। इतने अच्छे पेपर्स दिए हैं अंकल, आखिरी पेपर वाले दिन बेहोश हो गई और मुझे इनका 70 किलो वज़न उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ा। सलमान ने चिढ़ा तो अरीज को गुस्सा आ गया। चुप हो जाओ अहमद, वो बेअख्तियार बोल पड़ी। क्या कहा? मैं तुमसे बड़ा हूँ, माफ़ी मांगो। सलमान ने खाना छोड़कर उसकी तरफ तवज्जो दी। क्यों माफ़ी मांगूँ मैं? उसने भी जिद पकड़ ली। सलमान ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। बोलो आई एम सॉरी। बोल दो अरीज बेटा, बड़े भाइयों से इस तरह बात नहीं करते। आसफा बेगम ने बीच बचाव किया और अरीज को मजबूरन सॉरी कहना पड़ा, लेकिन सॉरी करने के बाद वो बैठी नहीं बल्कि दौड़कर अपने कमरे में चली गई। खाने से फारिग होकर कमाल उस्मानी और आसफा बेगम लॉन में चहलकदमी करने लगे। आसफा, आपने तो बेटी की शादी का भी सोच लिया है, लेकिन अरीज की आदतें अब भी बचपने से भरी हुई हैं। कमाल उस्मानी ने कहा। कमाल, आपको नहीं मालूम, लेकिन मैंने अरीज की तन्हाई देखी है। अगर उसका कोई भाई या बहन होता तो शायद ऐसा ना होता, लेकिन कुदरत को ये मंजूर ना था। कॉलेज से फारिग होने के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। इस तरफ मेरा ध्यान ना जाता अगर सलमान मुझे ना दिखाता। आसफा बेगम ने नहायत राजदारी से शौहर को अरीज की हालत से आगाह किया। अच्छा, आपने छानबीन की? वो कैसे लोग हैं? कमाल उस्मानी ने पूछा। वो बहुत अच्छे लोग हैं, ख़ानदान ऊंचा है, हैसियत में हमसे बेहतर हैं। सलमान का दोस्त है वो लड़का, मैंने उसे भी देखा है। सलमान मुझे उसके घर ले गया था। उसकी उसके वालिद, वालदा और ख़ुद लड़का मुझे पसंद आए। कल आकर वो अरीज को देख लेंगे। लड़का तो कहता है कि अरीज को देखे बगैर ही मंजूर है, लेकिन उसकी माँ अरीज को देखना चाहती है। आप उनसे मिल लीजिएगा, मुझे तो कोई एतराज़ नज़र नहीं आता। बाकी इत्मीनान आप कर लीजिएगा। आसफा बेगम ने तमाम मालूमात दी। बेगम, आपने तो पूरी शादी तय करके हमें सिर्फ मदऊ किया है। सब कुछ ठीक है और आप मुतमईन हैं तो हमें भी पूरा इत्मीनान है, लेकिन क्या अरीज राज़ी है? हम अपनी इकलौती बेटी पर दबाव नहीं डालना चाहते। कमाल उस्मानी ने कहा। आप फिक्र न करें, सलमान ने अरीज को मनाने की पूरी जिम्मेदारी ले रखी है। आप तो जानते हैं अरीज इसके अलावा और किसी से इतनी क्लोज नहीं, बचपन से अपनी बातें उसी से शेयर करती आई है। सलमान कह रहा था कि उसने बात कर ली है और अरीज ने कोई एतराज़ नहीं किया, बल्कि कहा है कि उसे अपने मामा पापा जान का फैसला मंजूर होगा। आसफा बेगम ने इत्मीनान दिलाया। यह क्रेडिट तो आपकी परवरिश को जाता है आसफा, आपने इतने साल अकेले रहकर भी बेटी की बेहतरीन तरबियत की है। शौहर की आंखों में अपने लिए इज्जत देखकर आसफा बेगम की रूह तक सरशार हो गई। 6 साल की थी अरीज जब मैं माँ और बाप दोनों बन गई थी। आपका लंदन जाना, बिजनेस शुरू करना और इस गुड़िया को पालते पालते ना जाने कब बूढ़ी हो गई मैं। सारी ज़िंदगी आपसे दूर गुजरी है मेरी। फिक्र मत करो आसफा, बेटी को अच्छा घर देकर इत्मीनान से हम पहले हज पर चलेंगे और फिर लंदन में सेटल हो जाएंगे। कमाल उस्मानी ने कहा था। अगली सुबह से ही शाम को आने वाले मेहमानों की तैयारी शुरू हो गई। मामा ने घर के कुशन कवर और पर्दे बदलवा दिए, ताज़ा फूलों की खूबसूरती से वाज में सजाकर कोने में रख दिया, कारपेट अच्छी तरह वैक्यूम किए और अब वो किचन में थी। अरीज हर बात से बेखबर थी। इस तरह की दावतें बाबा जान के आने के बाद अक्सर होती रहती थीं, इसलिए उसने ख़ास तवज्जो नहीं दी।
और नॉर्मल रही। वो कमरे से उठकर किचन में आ गई। मामा, मैं कोई हेल्प कर दूँ? वो मुख्तलिफ पतीलियों के ढक्कन उठा उठा कर देखने लगी। नहीं बेटा, तकरीबन सारा काम हो गया है। बिरयानी कोरमा बन चुका है, स्वीट डिश पहले ही फ्रिज में रख दी है, अब अचार गोश्त बना रही हूँ, बाकी सलाद साइका बना लेगी। आसफा बेगम ने मेन्यू बता दिया। लेकिन मामा, कोई चाइनीज़ डिश भी बनाए ना, ये बिरयानी कोरमे वाली दावतें अब पुरानी हो गई हैं। अरीज ने कोरमे का जायका चखते हुए कहा। सोच रही थी कोई चिकन की चाइनीज़ डिश भी बना लो। आसफा बेगम ने कहा। आप छोड़े मामा, मैं इतनी ज़बरदस्त शाशल विद राइस और पिज़्ज़ा बनाऊंगी कि मेहमान आपके कोरमे और बिरयानी को भूल जाएंगे। अरीज ने हंसते हुए कहा और एप्रन बांध लिया। अच्छा, तुम्हारी मर्जी। वैसे मैंने सुना है दिल तक पहुंचने का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। आसफा बेगम ने जुमैनी मुस्कुराहट के साथ कहा और किचन से निकल गई। और हाँ, अरीज को ये अच्छा सा सूट पहनना, मेहमानों से तुम्हें भी मिलना है। बहुत ख़ास मेहमान है ये, आसफा बेगम ने कहा तो अरीज ने हैरानी से पूछा। लेकिन कौन है? क्या मैं जानती हूँ? ये तफसील सलमान से पूछ लो। रही बात जानने की तो जल्द पता चल जाएगा। आसफा बेगम ने मुस्कुराकर कहा और बाहर चलेंगी। अरीज ने भी इस बात को ज़्यादा अहमियत ना दी और शाशलक के लिए चिकन मैरिनेट करने में लग गई। कुकिंग से फारिग हुई तो शाम हो चुकी थी। अपने कमरे में आकर मामा के कहने के मुताबिक सफ़ेद जारजेट का सूट निकाला, उस पर इस्त्री की और कुछ देर बाद बिस्तर पर आकर लेट गई। थकावट के बायस उस पर गहरी नींद तारी हो चुकी थी। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब शाम के 7 बजे और मेहमान आ गए। वो उठी, दरवाजे की ओट से झांका तो एक बावकार शख्सियत की मालिक खातून और अच्छे कदो कामत वाले मर्द को देखा। साथ ही सलमान उनका तारुफ कमाल उस्मानी से करवा रहा था। वो सूट उठाकर जल्दी जल्दी बाथरूम जाने ही लगी। ठीक है, सलमान आ गया। ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? बस अभी होने ही लगी थी। वो इतनी देर तक सोए रहने पर कुछ शर्मिंदा भी हुई। और ये क्या, ये सूट किस लिए निकाला है? किसी मिलाद में जा रही हो क्या? सलमान ने उसके हाथ में पकड़े सूट को देखते हुए कहा। फिर उसकी अलमारी तक आया, ढेर सारे सूट निकाल कर देखने लगा और एक रॉयल ब्लू कलर का सूट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो, ये पहन लो। लेकिन सलमान, ये तो बहुत हैवी काम वाला है, मामा ने पिछली ईद पर बनवाया था। अरीज ने परेशानी से कहा। तो क्या हुआ, ये बहुत ख़ास मेहमान है। अरीज, चलो ये पहन लो। सलमान ने सख्ती से कहा तो उसे मजबूरन वो सूट लेना पड़ा। सूट चेंज करके जब वो बाथरूम से निकली तो सलमान को ड्रेसिंग टेबल पर बैठे जेवरात सेलेक्ट करते पाया। उसने सफ़ेद पल वाला सेट निकाला और उसकी तरफ देखते हुए बोला। सुनो अरीज, तुम बाल खोलकर ऊपर से पिन लगा देना और ये पर्ल का सेट भी पहन लेना। किसी अच्छे लिप कलर वाली लिपस्टिक लगाना। सलमान के तहकम अंदाज पर वो चिल्ला उठी। तुम मुझे किसी शादी में ले जा रहे हो या मेरी अपनी शादी करा रहे हो? तुम जानते हो सलमान, मुझे ये सब पसंद नहीं। तुम चाहती हो कि तुम्हारी मामा और पापा तुमसे नाराज़ हो जाएं। सलमान की ये धमकी कारगर साबित हुई और वो बेदिली से ही सही, लेकिन तमाम तैयारी करती रही। तैयार होकर उसने आखिर में हल्का सा परफ्यूम लगाया और बाहर आ गई। बहुत अच्छी लग रही हो, बस ज़रा चेहरे पर मुस्कुराहट की कमी है। सलमान के कहने पर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। दोनों साथी ड्राइंग रूम की तरफ आए जहाँ दोनों फैमिलीज बातचीत में मसरूफ़ थीं। ये है हमारी बेटी अरीज, इसी साल MBA किया है। कमाल उस्मानी ने अरीज का तारुफ करवाया। अरीज ने दोनों को सलाम किया। अरीज, ये हैं मिस्टर और मिसेस शबीर, अंकल के फ्रेंड। सलमान ने मज़ीद तारुफ करवाया। मिसेस शबीर अरीज को प्यार भरी नज़रों से देख रही थी और अरीज भी खुशदिली से मुस्कुरा रही थी। चंद बातों के बाद अरीज वहाँ से उठ आई जबकि बाकी लोग डिनर करने लगे। डिनर के बाद कुछ देर बैठकर मेहमान चले गए और सलमान अरीज के कमरे में आ गया। अरे चलो हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। सलमान की पेशकश उसने बिना किसी सवाल के कबूल कर ली और दोनों चहलकदमी करते हुए करीबी आइसक्रीम पार्लर पहुंच गए। मैं अंदर नहीं बैठूंगी सलमान, मुझे आइसक्रीम यहीं ला दो। वो पार्लर के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गई। सलमान 2 आइसक्रीम कप ले आया। ये लो तुम्हारी टूटी फ्रूटी। तुम्हें कैसे पता मेरा टूटी फ्रूटी खाने को दिल जा रहा है? अरीज हैरानी से मुस्कुरा दी। बचपन से हम इकट्ठे ही आइसक्रीम खाते आए हैं। मुझे पता है तुम उदासी में वनीला और खुशी में टूटी फ्रूटी खाती हो। सलमान के ये कहने पर अरीज हंस पड़ी। और मुझे भी पता है कि तुम चाहे उदास हो या खुश, पिस्ता फ्लेवर ही खाते हो। अरीज की मुस्कुराहट अब कहके में बदल गई और सलमान देर तक उसे देखता रहा। अरीज, बहुत अरसे बाद मुझे लग रहा है कि मैं पुरानी वाली अरीज कमाल के साथ हूँ, जो लड़ती झगड़ती हंसती खिलखिलाती थी। मैं तो समझा था वसी अहमद ने मुझसे मेरी गुड़िया सी दोस्त छीन ली है। सलमान की बात सुनते ही अरीज की हंसी और मुस्कुराहट गायब हो गई। वसी अहमद का जिक्र अब उसके लिए सिर्फ उदास आंखों और आंसुओं का पैगाम लाता था। शायद वसी अहमद की याद कांटों की तरह चुभती थी। मैं तुम्हें एक ज़रूरी बात बताने के लिए यहाँ लाया हूँ, सलमान ने आइसक्रीम खाते हुए कहा। अरीज खामोशी से उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। अरीज, तुम अंकल आंटी से कितना प्यार करती हो? हर किसी से ज़्यादा वो मेरे वालिदैन हैं और उनके अलावा मेरा कोई नहीं और मेरे अलावा उनका कोई नहीं। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि उन दोनों ने तुम्हारे लिए एक फ़ैसला किया है। उनका यकीन है कि तुम उनके फ़ैसले पर राज़ी हो जाओगी। क्या फ़ैसला? अरीज के चेहरे पर परेशानी उभर आई। अंकल और आंटी ने तुम्हारी शादी का फ़ैसला किया है। आज जिन मेहमानों से तुम मिली वो तुम्हारे ससुराली अजीज़ थे। लड़के का नाम अहमद है, बहुत अच्छे लोग हैं और अंकल आंटी दोनों राज़ी हैं।
یہ سن کر اریج کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سلمان، تم سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجھ سے چھپاتے رہے، تمہیں پتہ ہے میں وسیع احمد سے۔ اس کے الفاظ بکھر گئے۔ سلمان کی آواز سخت ہو گئی۔ کیا بتاؤں انہیں کہ تم نے وسیع احمد نام کے شخص سے محبت کی تھی اور اس کی موت کے بعد تمہیں احساس ہوا یہ کہ اس کی موت کی ذمہ دار تم خود ہو؟ کیا وہ ماں باپ یہ صدمہ سہ پائیں گے؟ اریج کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن سلمان، یہ بے وفائی ہوگی وسیع احمد کے ساتھ۔ وسیع احمد تمہارا ماضی ہے اور ماضی کے پیچھے بھاگ کر حال اور مستقبل نہیں گنوایا جاتا، سلمان نے سمجھایا۔ اریج دھیرے سے بولی، لیکن ایسے مستقبل کا کیا کروں جس کی جڑیں ماضی نے کاٹ دی ہوں؟ سلمان اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، میں انکل آنٹی کو کہہ دیتا ہوں کہ ان کی بیٹی کو ان کی خوشی سے زیادہ ایک سائے کی خوشی عزیز ہے۔ وہ جانے لگا تو اریج نے پکارا، ٹھہرو سلمان، اگر بات میرے بابا اور ماما کی خوشی کی ہے تو میں راضی ہوں، ان کی ہر بات مان لوں گی۔ سلمان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور دونوں گھر کی طرف چل دیے۔ وہ آنکھیں موندے اداسی سے ایک غزل سن رہی تھی کہ ماما نے آ کر ٹیپ بند کر دیا۔ یہ کیا آج کے دن غزل سن رہی ہو اور اتنی اداس بیٹھی ہو؟ آج تمہاری مائیوں کی رسم ہے، خوشی کے گانے گاؤ۔ ماما کی خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ انہوں نے غزلوں کی کیسٹ نکالی اور دوسری ڈال دی۔ پورے ماحول میں تیز موسیقی کی گونج اٹھی تھی۔ گوری کرت سنگھار بالوں میں موتی چمکائے، روم روم مہکار۔ اماں، اس نے شکایت بھری نظروں سے والدہ کو دیکھا جو خوشی سے جھومتی جا رہی تھی۔ والدہ کے چہرے پر یہ خوشی دیکھ اسے اپنے فیصلے پر ناز ہوا۔ کیوں بھائی، ایسے کیا گھور کر دیکھ رہی ہو؟ ہماری اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کی شادی ہے جسے ہم نے بیٹیوں کی طرح پالا ہے۔ اس دن کی تیاری تو بیٹی کے پیدا ہوتے ہی ماں شروع کر دیتی ہے۔ میں تو دل کھول کر خوشی مناؤں گی، جھوموں گی، ناچوں گی، کھلکھلاؤں گی۔ آصفہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن ماما، میں آپ سے دور بھی تو چلی جاؤں گی نا، ایک انجان دنیا میں، انجان لوگوں کے بیچ اکیلی آپ کے بغیر کیسے رہ پاؤں گی؟ اریج نے نم آنکھوں سے ماں کی گردن میں بازو ڈال دیے۔ یہ تو ہمارا رواج ہے میری بچی، میں بھی کہیں سے آئی تھی، تمہارے بابا کے گھر، اور انہیں اپنا بنا لیا۔ میری ماں بھی کہیں سے آئی تھی اور اس کی ماں بھی۔ ہر عورت کی ماں نے یہ سفر طے کیا ہے اور نہ جانے کب تک کرتی رہیں گی۔ آصفہ بیگم نے اس کی بکھری لٹیں کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا، کیا یہ نسل در نسل چلنے والا مرحلہ ختم نہیں ہو سکتا؟ کیا بیٹی ہمیشہ اپنے والدین کے گھر نہیں رہ سکتی؟ کیا وہ ہمیشہ گڑیاؤں سے نہیں کھیل سکتی؟ اریج کی آنکھیں بھر آئیں۔ والدہ کو اس کی معصوم فرمائش پر پیار آ گیا اور اس کے دبلے سے وجود کو گلے سے لگا لیا۔ پیلے رنگ کی سادہ ساڑی کے اوپر پیلا کرن والا دوپٹہ اوڑھے، گلے، کان اور بازوؤں میں سفید موتیے کے خوشبودار کلیاں پہنے، سادہ اور معصوم روپ میں وہ سکھیوں کے ساتھ مائیوں کی رسم کے لیے آ چکی تھی۔ ماما نے اپنے اچھے ذوق کا ثبوت دیتے ہوئے پورے لان کو فریش فلاور سے سجا دیا تھا۔ زمین پر پیلے رنگ کی چاندنی اور سبز گاؤ تکیے رکھے گئے تھے۔ دولہے والوں کے لیے کھانے کا الگ انتظام تھا۔ دلہن والوں کی طرف سے گنتی کے چند لوگ ہی تھے، سلمان کی فیملی، شازمہ، کرن اور چند سہیلیاں۔ پاپا یا ماما کی طرف سے اور کوئی قریبی رشتہ دار نہ تھا۔ دولہے والے باری باری رسم مائیوں کے لیے آ رہے تھے۔ اس کی شفاف پیشانی پر سندر لگائی گئی، سیاہ چوٹی میں تیل لگایا گیا اور ہتھیلیوں پر مہندی رکھی گئی۔ کتنی خوبصورت رسمیں تھیں، مگر دل پر اداسی کے سائے چھائے تھے۔ ایک تو ماما پاپا سے بچھڑنے کا غم، اوپر سے وسیع احمد کی یاد جو اس کے دل میں اپنی محبت کی شمع جلائے بیٹھا تھا، اور وقت کے ساتھ ان شمعوں کی روشنی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ رسموں کے بعد شازمہ، کرن اور دوسری لڑکیاں ڈھولکی کی تھاپ پر سحرے گانے لگیں۔ تبھی اچانک لڑکوں کے گروپ میں سے سلمان کے ساتھ سائم، کامران، زاور، شہروز اور ناصر پیلے رنگ کی پگڑیاں باندھے داخل ہوئے۔ وہ سب پہلے اریج کے پاس آئے۔ تم کہتی تھی نا اریج، تمہارا کوئی بھائی نہیں، دیکھو آج ہم 5 بھائی ہیں تمہارے، سلمان نے کہا تو اریج کا دل خوشی سے بھر آیا۔ پھر سب نے مل کر ایسا گروپ ڈانس کیا کہ سب حیران رہ گئے۔ فنکشن رات گئے تک چلتا رہا۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد سلمان اوپر اس کے کمرے میں آیا اور غور سے دیکھتے ہوئے بولا، اریج، تمہارے دولہے نے کہا ہے کہ میں تمہیں اس کی تصویر دکھا دوں، ورنہ کل اچانک پہلی بار دیکھ کر تم بے ہوش نہ ہو جاؤ۔ یہ دیکھو، یہ ہے تمہارا مجازی خدا۔ سلمان نے فوٹو اس کی طرف بڑھائی، مگر اس نے منہ پھیر لیا۔ مجھے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، جب وسیع احمد نہیں تو چاہے کوئی بھی ہو۔ میں نے کبھی کسی کو آئیڈیل نہیں بنایا، اس لیے میں کسی کو ڈھونڈوں گی بھی نہیں، وسیع احمد کو بھی نہیں۔ سلمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، دیکھ لو، ہو سکتا ہے بیچارہ تمہیں پسند آ جائے۔ سلمان نے اصرار کیا، میں نے کہا نا، نہیں، تم کیوں خواہ وقت ضائع کر رہے ہو؟ وہ جھنجھلا اٹھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تصویر نہ سے ہی خد و خال بتا دیتا ہوں، باقی سب ٹھیک ہے، بس ایک آنکھ میں دانت کچھ بچپن میں ٹوٹے تھے، کچھ جوانی میں سر کے بال اڑے ہوئے ہیں، ناک بس سونگھنے کے کام آتی ہے، دیکھنے میں نہیں۔ سلمان تصویر دیکھتے ہوئے بول رہا تھا کہ سلمان، وہ غصے سے چیخی، کشن اٹھایا اور اسے دے مارا۔ وہ دروازے کی طرف دوڑا اور پلٹ کر بولا، ہاں لیکن تم سے اچھا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کیا تو کشن دروازے سے جا لگا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب اس کا نکاح ایک انجان شخص سے ہونے والا تھا اور وسیع احمد کی یادوں سے ہمیشہ کے لیے رشتہ ٹوٹنے والا تھا۔ یہ دن ہر لڑکی کے لیے قیمتی ہوتا ہے جب وہ ماں باپ کی دہلیز چھوڑ کر نئے ساتھی کے دروازے تک آتی ہے۔
मुट्ठी में हजारों ख्वाब लिए, आंखों में नई हसरतें जगमगाए, मगर आज अरीज का दिल फटा जा रहा था। आंसू थे कि थम नहीं रहे थे, गम था कि कम नहीं हो रहा था। उसके हाथों की मेहंदी कितनी खूबसूरत खिली थी, सुर्ख फूल हथेलियों पर झिलमिला रहे थे। जब ब्यूटिशियन ने अपनी महारत उसके नाजुक चेहरे पर दिखाई तो वो अप्सराओं की शहजादी लग रही थी, चांदनगर से उतरी हुई चांदनी का परतो। सुर्ख जरी लहंगे पर राजस्थानी चूली, धानी दुपट्टा मेहंदी और फूलों की खुशबू ने उसे मअतर कर दिया था। टीके और झूमर ने पेशानी को और निखार दिया था। मामा उसे देखकर बस देखती रह गईं कि कहीं नजर ना लग जाए। आसफा बेगम ने बेटी का माथा चूमा और प्यार से कहा, एक वो दिन था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, नन्हा सा वजूद अपनी बाहों में थामा था। और एक आज का दिन है जब मैं तुम्हें दुल्हन बने देख रही हूँ। यकीन करो अरीज, आज भी तुम मुझे इतनी ही प्यारी लग रही हो जितनी उस दिन लगी थी। माम और बेटी दोनों गले लग गईं। चुपचाप दर्द छुपाए बैठी ममता की आंखें भर आईं। ये लड़की रोना नहीं, अभी हमें सीधा मैरिज हॉल जाना है, मामा ने प्यार से कहा तो वो चुप हो गई। मामा उसे साथ लिए उसके अरबी लहंगे का पल्लू संभालती, उसे उलझने से बचाते हुए मैरिज हॉल में ला रही थी। अब हॉल में बैठे तमाम लोग अपने काम छोड़कर इस शाम की सबसे ज़रूरी हंसी यानी दुल्हन को देखने लगे। दुल्हा को पहले स्टेज पर बिठाया जा चुका था, सफ़ेद शेरवानी सूट और सुर्ख पगड़ी बांधे। वो भी वजाहत और खूबसूरती में कमाल लग रहा था। अरीज को इस अनजान शख्स के पहलू में बिठा दिया गया। बैठते ही एक खुशगवार मानूसी महक ने अरीज के हवास गुम कर दिए। ये खुशबू तो वसी अहमद के मलबूस से उठती थी। पहले ही लम्हे वसी अहमद की याद उसके जहन पर छा गई। उफ वसी, तुमने किसी तरह उसके वजूद को इससे छीना था। उसने बमुश्किल खुद पर काबू रखा और दुल्हा की तरफ नज़र उठाई। फोटो सेशन और मूवी अपने अरूज पर थी। कैमरे की फ्लैश और रोशनियों ने आज के शहजादा और शहजादी को घेर रखा था। निकाह से पहले आईने दिखाने की रस्म हुई। खूबसूरत मुगलिया फ्रेम से आरस्ता आईना शाज़मा और किरण दोनों के सामने ले आई। सलमान और अरीज के पहलू में सोफे पर बैठ गया। दूल्हे ने अपनी दुल्हन की छवि आईने में देखी तो हुस्न और मासूमियत के इम्तिजाज पर दंग रह गया। अरे नहीं भाई, ये तो सरासर चीटिंग हुई। हमने तो अपनी दुल्हन देख ली, मगर हमारी दुल्हन ने एक नज़र उठाकर भी हमें नहीं देखा। क्या हम इतने बुरे हैं? एक मानूसी आवाज़ पर अरीज ने बेअख्तियार शीशे में नज़र डाली और जैसे आंखें वहीं जम गईं। ये तो वसी अहमद था, वसी अहमद मिर्ज़ा। अरीज का वसी, वही चेहरा, वही मुस्कुराहट, वही सरापा। उसने आईने पर भी यकीन ना किया और साथ बैठे शख्स के चेहरे को करीब से देखने और पहचानने की कोशिश करने लगी। कहीं उसे पहले की तरह धोखा तो नहीं हुआ, कहीं फिर तकील तो वही चेहरा ना दिखा रहा हो। लेकिन ये तकील ना था, ये उसकी मोहब्बत की तकमील थी, वफ़ाओं की मेराज थी। वो फटी फटी आंखों से उसके चेहरे को देखे जा रही थी जैसे किसी सबूत की तलाश में हो, और वसी अहमद उसके इन तासरात से महफूज हो रहा था। अरीज, कहीं ये भी तुम्हें वसी अहमद जैसा तो नहीं लग रहा? अगर लग रहा है तो परेशान ना हो, ये वसी अहमद ही है, तुम्हारा जीवन साथी, तुम्हारा मिजाजी खुदा। अगर तस्वीर पहले देख लेती तो इतनी हैरानी ना होती, सलमान ने सरगोशी में कहा। अरीज ने कुछ कहना चाहा लेकिन लबों पर आते ही अल्फाज बार बार टूट गए। वो कुछ कहना पाई थी। मुझे मिर्ज़ा वसी अहमद कहते हैं, क्या हम पहले भी कहीं मिले हैं? वसी अहमद ने कदरे करीब होकर कहा। दो अल्हड़ अश्क उसकी शफाफ आंखों से टूटकर नथ के तारे के साथ अटक गए। क्या वो आलम ख्वाब में थी या ख्वाबों ने हकीकत का हाथ थाम लिया था? क्या ज़िंदगी अचानक इतनी खूबसूरत हो गई थी या वो फिर किसी सुराग में भटक रही थी? ये क्या था जो उसकी आंखें देख रही थी? कुछ ही देर बाद निकाह के लिए काजी स्टेज पर आया। अरीज कमाल नियर बिनत कमाल उस्मानी, क्या आपने वसी अहमद मिर्ज़ा वल्द शबीर अहमद मिर्ज़ा को शौहर की हैसियत से कबूल किया? काजी के इस फिक्रे ने उसे यकीन दिला दिया कि यह आलम हकीकत है, और सिर्फ एक हाँ के बाद वसी अहमद की हो गई। इस तरह अचानक, इस तरह बेखबरी में कैसे, क्यों? हज़ारों सवाल दिल में उठने लगे। जवाब पाना मुमकिन न था। शाज़मा, किरण, साइम, कामरान, शहरोज़, नासिर और सलमान गीतों और खुशियों में मसरूफ़ थे। रुखसती हो गई और उसे वसी अहमद मिर्ज़ा के घर लाया गया, हुजरा और उसी में बिठाया गया। लेकिन वो अब भी हैरत में खोई हुई थी। महकती सेज पर बिस्तर के ऐन दरमियान वो बिठाई गई थी। हर तरफ ताज़ा फूलों की खुशबू फैली थी। खूबसूरत मध्यम रोशनी ने पूरे माहौल को घेर रखा था। तभी वसी अहमद कमरे का दरवाज़ा पार करता, होले होले कदम उठाता उस तक आया। हमने तो सोचा था कि हमारी दुल्हन हमें मुस्कुराती मिलेगी, लेकिन आप तो इतनी हैरत से देख रही हैं जैसे हम मरीख से आए हों। वसी अहमद ने नहायत प्यार से कहा, ये सब क्या है? पहले क्या हुआ था और ये क्या हो रहा है? प्लीज़ बताइए। इतनी देर सोचूं कि भूल भुलैयों में भटकती उसकी आंखें अब छलक पड़ीं। शफाफ बूंदें उसके फूल से रुखसार पर लढ़क आईं। अरीज, सुनो, मैं सब बताता हूँ। वसी अहमद ने उसे पानी का गिलास दिया और उसने बिना सोचे पी लिया। अब इत्मीनान से मेरी बात सुनो। मैं कोई वसी अहमद की रूह, आसेब या कोई साया नहीं हूँ।
मैं ज़िंदा व सालम वसी अहमद मिर्ज़ा हूँ। बात शुरू होती उस दिन समंदर के किनारे से, जब मैं तुम्हें ये अंगूठी पहनाने आया था। वसी अहमद ने उसका मखरूती हाथ थामा और तीसरी उंगली में जगमगाती पुरानी अंगूठी की तरफ इशारा किया। तुमने सच्चाई बताई तो उस दिन तुम्हें पाने की चाह दिल में जागी और उसी दिन मैंने ये प्लानिंग की। इस प्लानिंग में सबसे पहले अपने ग्रुप को शामिल किया, साइम, शहरोज़, कामरान और नासिर को। उनकी मदद से मैं तुम्हारी सहेलियों किरण और शाज़मा तक पहुंचा। तुम्हें याद होगा, शाज़मा ने ही तुम्हें मेरी मौत की खबर सुनाई थी। वसी अहमद की इस बात पर अरीज को शाज़मा की वो फ़ोन कॉल याद आ गई। उसके बाद मैंने तुम्हारे कज़न सलमान को अपने इत्तेमाद में लिया, और वो बेचारा तो पहले ही मेरी सच्ची मोहब्बत का कायल हो चुका था। उसने हर तरह से मेरी मदद की। उस दिन जब मेरे ग्रुप के दोस्तों ने मेरे नाम की शाम मनाई तो स्टेज पर लगी मेरी कद आदम तस्वीर के पीछे मैं ही खड़ा था, और तुम्हारी मोहब्बत को जो मेरे दिल में थी तुम्हारी आंखों से छलकता देख रहा था। और जब तुम क्लासरूम में चीख चीख कर आई लव यू वसी अहमद कह रही थी, मैंने ये बात क्लास के दरवाजे के बाहर से सुन ली थी। अपने दोस्तों के ज़रिए मैंने वो अंगूठी भी तुम्हारी उंगली तक पहुंचा दी। उस दिन जब तुम सलमान के घर आईं और चहलकदमी करते बात कर रही थीं, तो उसी के साथ मैं ही मसरूफ़ गुफ्तगू था। हम अपने अगले स्टेप की प्लानिंग कर रहे थे। तुमने मुझे देखा, मगर सलमान ने मुझे आसिम बनाकर तुम्हारा मजाक उड़ाया। कॉलेज के तमाम पेपर्स मैंने तुमसे छुप कर दिए, मगर तुम्हारे साथ ही दिए, और सब क्लियर भी हो गए। जब तुम बीमार पड़ी तो तुम्हारी मोहब्बत ने दिल में बहुत शोर मचाया, और मैं डॉक्टर रमीज़ बनकर दाढ़ी मूछ लगाकर तुम्हें देखने आया, याद है? उस वक्त तुम मुझ पर खूब गुस्सा हुई थी। वसी अहमद की इस बात पर अरीज हैरानी के बावजूद मुस्कुरा दी। इसी दौरान सलमान ने मेरे रिश्ते की बात तुम्हारी अम्मी के दिल में डाल दी और तुम्हारा हाल दिखा कर इन्हें कायल कर लिया। चोरी चोरी वो हमारे घर भी ले आया, मामा पापा से मुलाकात करवाई और मुझे मिलवाया। आंटी ने सब्ज़ झंडी दिखाई तो तुम्हारे बाबा को बुलाया गया। सलमान ने मुझे अपना दोस्त जाहिर किया था। अंकल मुझसे और डैड से मिले तो इन्हें भी हम पसंद आ गए, और फिर उस दिन मामा ने तुम्हें देखा तो जल्दी से तुम्हें अपनी बहू बनाने का फ़ैसला कर लिया। तुम इन्हें इतनी पसंद आई कि एक ही माँ के अंदर अंदर वो तुम्हें बहू बना कर ले आई। ये सब इंकशाफात अरीज के लिए अजीब थे। पिछले 7 माह से सबने उसे धोखे में रखा। ये सब होता रहा, मगर वो जान ही ना पाई। मैंने कल अपनी तस्वीर भेजी थी सलमान के हाथ, मगर तुम्हें शौक ही ना था देखने का। वसी अहमद ने उसे छेड़ा तो उसने एक मुक्का उसकी छाती पर जड़ दिया। आपने बहुत तंग किया मुझे वसी, बहुत तड़पाया। जानते हैं कितना मुंतशिर हुई आपकी अरीज इन 7 माह में। पछतावे के कितने असदे मुझे डसते रहे। वो बगौर उसकी आंखों में देखती रही। आंसुओं की लड़ियाँ बहने लगीं। हो गया अब, लग गया पता कि अदाकारी सिर्फ तुम्हें नहीं आती, तुमसे जीतने वाले भी हैं कोई। वो कॉलर झाड़ने की अदाकारी करने लगा। हाँ वसी, मैं हार गई और आप जीत गए। उसने शिकस्त का एतराफ़ करते हुए खुद को इसकी चौड़ी छाती में सुमो लिया। नहीं, मोहब्बत जीत गई, वफ़ाएं मंजिल पा गईं। तुम्हें मैं अपने हाथों की लकीरों में ले आया, मेरे हाथों की लकीरों में समाने वाले। कैसे छीनेंगे तुझे मुझसे ज़माने वाले, फिर छीन पाए ज़माने वाले। वसी ने वाला हाना नज़रों से उसे देखा। उसने नफ़ी में गर्दन हिला दी। अभी तो कितनी बातें करनी थी, वफ़ा के कितने इकरार करने थे, हिजरत के कितने किस्से सुनाने थे। इसी प्यार भरे मौसम का पूरा चांद चढ़ाया और रात की शमा कतरा कतरा पिघलने लगी।